हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के जनवरी मंथ वाले मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो विच वाज ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इस पर अपना सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक को करेंगे और ये सीरीज आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होगी फॉर योर रिवीजन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और ये सीरीज बेसिकली प्रीलिम्स को ध्यान में रख के भी बनाई जा रही है सो दैट आप उन पॉइंटर्स को ही ग्रैप्स करें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कौन से पॉइंट्स आपको पिकअप करने हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपको ही पता है ये मैगजीन काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा डाटाज एंड फैक्ट दिए गए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसे साइडलाइन करना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम ये भी देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने हैं और इसमें हम 5 टॉपिक देखेंगे। बेसिकली 7 टॉपिक देखे जाएंगे। इसमें इंडिया एंड यूएनएससी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके बारे में भी जानेंगे, अलोंग विथ रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन मेकिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर पुश कर रहा है, तो ये जरूरी होगा कि इंडियन डायस्पोरा किस प्रकार से रोल निभाए इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने में। अलोंग विथ जो 4th इश्यू होगी आपकी साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी वाली होगी। अलोंग विद द 5th इश्यू विल बी इंडियाज ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्रीलिम्स के लिए भी आपको आर्कटिक के बारे में जानना चाहिए। अलोंग विथ ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 कंट्रीज और उसका बेसिकली इंडिया के साथ रिलेशंस, इसे डिस्कस किए जाएंगे। अलोंग विथ टॉपिक नंबर 7 ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है 7 की 7 सीरीज। सो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक नंबर 1। ये बेसिकली इंडिया और यूएनएससी से जुड़ा न्यूज है। तो बेसिकली बात करते हैं व्हाई दिस वाज इन न्यूज। तो आपको भी पता है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, इसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो आपके 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स को डिफरेंट रीजन से बेसिकली नियुक्त किया जाता है और उसी में बेसिकली न्यूज ये है कि भारत को भी फॉर द पीरियड ऑफ 2021 एंड 22 मेंबर ऑफ यूएनएससी एज नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुन लिया गया है और ये भारत का 8th टर्म होने वाला है। और प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप ये जरूर याद रखें कि 2021 से 22 तक के पीरियड में भारत ने टोटल 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर वाली सीट हासिल की है। और बेसिकली ये मोर इन न्यूज ये सब तो है ही, लेकिन हमें इतने बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स के जानने की जरूरत नहीं है। ये याद रख सकना है आपको कि जो इंडिया है ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप will also chair the crucial Taliban and Libya Sanction Committee and the Counter Terrorism Committee of the United Nations Security Council। तो बेसिकली ये याद रख सकते हो कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके बेसिकली वेरियस कमिटी होते हैं। तो वन कमिटी इज बेसिकली तालिबान एंड लिबिया सैंक्शंस कमिटी। टॉपिक से ही आपको क्लियर हो रहा होगा ये कमिटी क्या डील करती होंगी, अलोंग विथ काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो भारत जो है इन दोनों कमिटी को भी चेयर करेगा। सो बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इंडिया की नियुक्ति हुई है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, इट वॉज नॉट ओनली इंडिया, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केनिया को चुना गया है अलोंग विथ इंडिया। तो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ना ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अलोंग विथ और भी बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हो भारत कब कब नॉन परमानेंट मेंबर्स का बेसिकली सदस्य बना। तो 1950 to 51 ये सिर्फ याद रखना है, बाकी ये जरूर याद रखना है कि टोटल 8 टाइम्स भारत नॉन परमानेंट मेंबरशिप के रूप में नियुक्त हो चुका है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन। और बेसिकली जब भारत को यूएनएससी वाली सीट मिली है तो भारत भी चाहेगा कि वो कुछ अपने प्रायोरिटीज जो वो रखते हैं उसको पुश किया जाए यूएनएससी में। तो इंडिया ने बेसिकली बोला है कि जो यूएनएससी की जो हमारी मेंबरशिप होगी इस दौरान हम 5 प्रायोरिटीज पर
फोकस करेंगे विच विल बी ओवरलाइटेड इन दिस थीम दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स। नॉर्म्स आपको याद रखने हैं। नॉर्म्स का मतलब एन से है आपका न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो ये बेसिकली मेजर थीम भारत ने पेश की है और बेसिकली there are new opportunities for progress, effective response to international terrorism, reforming multilateral systems as well as international peace and security। इन सब मुद्दों पर भारत फोकस करेगा। और वैसे भी आपको पता होने चाहिए भारत जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है तो टेररिज्म, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सिस्टम्स या फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता ही करता है। तो ये आप याद रख सकते हो। एलोंग विद बहुत सारे डाटा दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो भारत ने बेसिकली 5S अप्रोच की भी बात कही, जिसमें सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। तो इन सब बेसिकली अप्रोच के तहत भारत अपनी मेंबरशिप को निभाएगा। और बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि जो भारत की एंट्री हुई है यूएनएससी में, इट कोइंसाइड्स विद द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये हम कैसे कह रहे हैं कि देयर इज एन इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन दिस पीरियड? इट इज ऑल बिकॉज आप देख सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी। चाहे वो आप अमेरिका ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे आप रशिया सब ले लो, ये सब सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी है अलोंग विद वेरियस पॉलिसी। जो प्रोटेक्शनिज्म है, डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, डिक्लाइन ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, ये सब सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी मंडरा रही हैं विश्व में। अलोंग विद देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। ये भी आप देख सकते हो द स्टडी डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू राइवल ब्लॉक। आजकल लगता है कि बेसिकली देश जो है गुटों में बट गए हैं कि बेसिकली चाइना जो होगा वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा या फिर जो रशिया होगा वो बेसिकली किसी पार्टिकुलर कंट्री का सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार का डिवीजन विश्व में बढ़ता जा रहा है। Along with there is a growing age marked by unabated pursuit of narrow national interest। narrow national interest यानी कि बेसिकली ग्लोबल इंटरेस्ट को छोड़कर नैरो नेशनल इंटरेस्ट प्रोसीड कर किए जा रहे हैं विभिन्न कंट्रीज के द्वारा। और आपने अमेरिका हो, चाइना हो, ये सब देखे होंगे जिन्होंने प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसीज लेकर आए थे, जो पहले ग्लोबलाइजेशन का समर्थन कर रहे थे, आज वो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली वायलेट कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं, आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इंडिया का जो परस्यूट होगा उसके इंटरेस्ट का एट द यूएनएससी शुड देयरफॉर रिफ्लेक्ट इट्स मटेरियल एंड जियोपॉलिटिकल लिमिटेशन एंड should be focused on a clearly identified agenda। अब बात करते हैं आपके मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलते हैं मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन इट्स 2 ईयर टर्म, यानी कि जब भारत को ये मेंबरशिप मिली तो भारत क्या क्या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज निकाल सकता है जो सो दैट भारत के वो फेवर में हो। तो भारत अपने फायदे क्या देख सकता है इसमें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेकिंग द यूएनएससी इफेक्टिव एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव। आपको भी पता है कि यूएनएससी में लेकुनाज भरे पड़े हैं क्योंकि उसमें रिफॉर्म की सुधार की जरूरत है ना। तो आप देख सकते हो यूएनएससी ऑफर्स रूम फॉर सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेजर पावर्स, जो मिनिमाइज कर सकते हैं टेंशंस को, अलॉन्ग विद न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं फॉर कोऑपरेशन। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि आज के समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी लेस इफेक्टिव हो रही है बिकॉज जो मेजर पावर्स है, जो P5 मेंबर्स है, उसी में डिवीजन आ रहा है। चाइना अमेरिका को समर्थन नहीं करता, अमेरिका रशिया को समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से जो ग्लोबल लीडर है वो बेसिकली नैरो इंटरेस्ट के आधार पर वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर भारत इस मेंबरशिप के माध्यम से, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है अलोंग विद इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, इंडिया इज इन यूनिक पोजीशन कि वो लीडर बन सकता है दैट विल चैंपियन सच कोऑपरेशन, दैट विल एनहांस कोऑपरेशन अमंग दिस मेंबर ग्रुप्स। और बेसिकली ये सब बातें बोली गई है। जो आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भारत फाइंड आउट कर सकता है, तो यस आप देख सकते हो स्ट्रेंथन क्लाइमेट चेंज डायलॉग। बहुत सारे देश बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और आप समझ सकते हो आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जो रिलेशनशिप आपको पेंडेमिक और क्लाइमेट चेंज का दिखा है, क्योंकि बहुत सारे का मानना ये है कि ये जो
पैंडेमिक आए हैं, इट इज ऑल बिकॉज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अब हो सकता है कि इस पर फोकस किया जाएगा और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज एक बिगेस्ट थ्रेट होगा ह्यूमैनिटी के लिए, और भारत भी क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा प्रभावित होगा ही होगा। इसलिए भारत को ये मौका गंवाने की जरूरत नहीं है और जितना संभव हो वो क्लाइमेट चेंज डायलॉग्स को स्ट्रेंथन करे। और भारत ने जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर कोलिशन अगेंस्ट डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब इंडिया के जो पोटेंशियल लीडरशिप का रोल है इन मिटिगेटिंग मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज, ये सब दर्शाता है। क्योंकि भारत काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के जो रियलिटी है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहा है, काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर फोकस कर रहा है। तो इसीलिए भारत कहीं ना कहीं इस एरिना में भी लीड रोल निभा सकता है। अन्य अपॉर्चुनिटी जो भारत तलाश सकते हैं, आप देख सकते हो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मैंने आपको बोला कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन भारत के रेस्पेक्ट में डील करोगे तो आप टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पीस, कोऑपरेशन, ये सब मुद्दे आने ही आने हैं। और भारत इस अपॉर्चुनिटी का बेसिकली फायदा उठाकर टेररिज्म के खिलाफ भी वॉर छेड़ सकता है बेसिकली। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज नए नए शेप, नए नए फ्रंटियर्स में फैलता जा रहा है। और बेसिकली नो कंट्री कैन अफोर्ड टू अडॉप्ट एन ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच की छुपे रहो, इंतजार करो कि मेरे पर आएंगे तब हम एक्शन लेंगे, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। और इंडिया बेसिकली यूज करे इस टेन्योर को कि बेसिकली सॉल्यूशन निकाला जाए टेररिज्म का स्पेशली। और टेररिज्म चलते कैसे, इट इज ऑल बिकॉज टेरर फाइनेंस होंगी नहीं तो फिर टेररिज्म की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। साइबर थ्रेट्स को डील करना है भारत को, यूज एंड मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सब बेसिकली कुछ इश्यू है। और इसीलिए भारत को बेसिकली आल्सो स्ट्राइव फॉर मोर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूएन एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको भी पता है टेररिस्ट फंडिंग और ये जो आपका ये सब इश्यू को डील करता है। और पाकिस्तान जो है आपको भी पता है कि ये ग्रे लिस्ट में डाला गया है और इसे मॉनिटर किया जाता है कि कहीं ये टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन तो प्रदान नहीं कर रहा है। तो ये सब इश्यूज जो है भारत अपने कार्यकाल में रेज कर सकता है, इस पर बेसिकली सुधार लाने का प्रयास कर सकता है। एलोंग विथ सबसे बड़ा जो इस विश्व का अभी चुनौती बना पड़ा है वो है चाइना का ग्रोइंग हॉस्टिलिटी। तो अपने और मेंबरशिप में वो चाइना की जो ग्रोइंग हॉस्टिलिटी है उससे भी वो डील कर सकता है। और आपको भी पता है कि किस प्रकार से चाइना पूरा धरती को परेशान करके रखा है, बिकॉज कि उसका ऐसा लगता है कि वो जिस एरिया को देख ले सारा टेरिटरी उसी का हो जाता है, जिस समुद्र को देख ले वो सारा समुद्र उसी का हो जाता है ना। चाहे वो वियतनाम हो, जापान हो, सब परेशान है, सभी चाइना की समस्याओं को झेल रहे हैं। और अगर इंडिया का प्रेजेंस यूएनएससी में होता है तो भारत कहीं ना कहीं कंसेंसस इन मेंबर नेशंस के साथ लेकर आएगा और जो चाइना की जो इल मोटिव्स है उसे भी रोकने का प्रयास करेगा, एलोंग विद जनरेटिंग कंडीशन सो दैट जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जा सके, एज वेल एज एक्सपेंडिंग द एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन एलोंग विद जो अन्य अपॉर्चुनिटीज जो भारत यूज कर सकता है। तो स्ट्रेंथन न्यू कोलिशंस सच एज क्वाड। आपको भी पता है क्वाड इज इन बेसिकली 4 नेशन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और बेसिकली यूएसए है। तो क्वाड को भी एक नया शेप दिया जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी के कार्यकाल में। और बेसिकली यूएनएससी का टेन्योर लेकर जो कोलैबोरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन पार्टनर्स को भी शामिल किया जा सकता है लाइक फ्रांस एंड जर्मनी इन द सिक्योरिटी एरिना अलोंग विद फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड विद ब्रिटेन सो दैट जो चाइनीज डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके, along with revitalize its engagement with its traditional partners in the global south। तो जो न्यूमरस आइलैंड स्टेट्स है अराउंड द वर्ल्ड, इट फेसेस एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस। और ये एग्जिस्टेंशियल चैलेंज क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, राइजिंग सी लेवल के कारण, और सबसे ज्यादा परेशानी तो इन्हीं भी आएंगे। हो सकता है बहुत सारे आइलैंड डूब जाएं अगर यही कंटिन्यू पैटर्न चलता रहा क्लाइमेट या ग्लोबल इमिशंस का।
they basically struggle to exercise control over their large maritime states. So अगर भारत बेसिकली उनकी सोवरेनिटी और सर्वाइवलिटी को सपोर्ट करेगा बाय आर्टिकुलेटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द यूएनएससी, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी अपने चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि अगर भारत इस क्षेत्र में इंगेज करना चाहेगा तो हो सकते हैं जो रिलेशनशिप है भारत के विद अदर नेशंस, ये भी परेशान हो सकते हैं, ये भी खराब हो सकते हैं। तो क्या किया जाए भारत के द्वारा ऐसे इश्यू को डील करने के लिए, ये जो आइलैंड स्टेट्स है उनके अधिकार को दिलाने के लिए, तो यूएनएससी टेन्योर भारत इस्तेमाल कर सकता है टू इंटेंसिफाई इंडियाज एंगेजमेंट ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज लाइक इन अफ्रीका एट बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, along with shaping debates on emerging issues. So India will have the opportunity to shape the debate on the some of the most pressing global peace and security challenge of our time. तो जो भी आपका प्रेसिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी चैलेंज हमारे समय के हैं, जिसमें आपका ये देख सकते हो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो म्यांमार में चल रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील जो क्राइसिस हो गया आफ्टर यूएस हैज विथड्रॉन, एलोंग विद जो सबसे बड़ा क्राइसिस तो यही है कि कोविड-19 पैंडेमिक। तो बेसिकली ये जो इन इश्यूज पर बेसिकली डिबेट किए जा सकते हैं, भविष्य में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसका समाधान निकाला जा सकता है, और भी जो आपके ऑन गोइंग इमर्जिंग इश्यू आने वाले हैं, खासकर इन द बायोलॉजिकल वॉरफेयर, आप समझ सकते हैं, ये भले ही चाइना ने हो सकता है कि आर्टिफिशियली वायरस न क्रिएट किया हो, लेकिन आने वाले समय में तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर इसी टाइप का वायरस क्रिएट हो जाए, आइडिया तो मिल गया है। तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक है सेंसिटाइज पॉसिबिलिटीज ऑफ मैलिशियस यूज ऑफ पैथोजेंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो बाकी यही सब बातें कही गई है। इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेटवर्क्स विद लाइक माइंडेड नेशन सो दैट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस इस इमर्जिंग इश्यूज पर हो सके। एलोंग विद ग्रोइंग न्यूक्लियर रिस्क, ये भी एक इमर्जिंग इश्यू ही है, और ईरान को ही देख लो, है ना। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया कुड सपोर्ट ए स्पेशल सेशन ऑन डिसआर्मामेंट टू मीनिंगफुली एग्जामिन पाथवे टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर रिस्क एंड वेपन्स। और क्या भारत इस अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर सकता है? तो सबसे बड़ा ये भी एक भारत का एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि इंडिया की जो बिड है परमानेंट सीट के लिए उसको भी रेज करेगा, डेफिनेटली रेज करेगा, और इंडिया का जो इंक्लूजन होना चाहिए इनटू द ग्रुपिंग एज ए परमानेंट मेंबर, टाइम अगेन एंड अगेन चाइना के द्वारा ब्लॉक किया है, क्योंकि चाइना तो कभी नहीं चाहेगा कि भारत को परमानेंट मेंबर का सीट मिल जाए, और इंडिया केस would be better strengthened by showcasing sincere leadership। तो अगर भारत इस कार्यकाल को सिंसियरली निभाएगा और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न स्पेशली इन द पोलराइज्ड इन्वायरमेंट यानी कि वर्ल्ड जो है किसी बड़े पावर के तरफ इंक्लाइंड है, वो आवाज नहीं उठाते, इसी को आप कहते हैं पोलराइज्ड इन्वायरमेंट। तो इस पोलराइज्ड इन्वायरमेंट में भी अगर भारत सिंसियर लीडरशिप रोल निभाता है एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के उसे डील करता है, तो यस, भारत की जो बिड है परमानेंट सीट के लिए वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। दिस विल रिक्वायर नजिंग इंटर स्टेट रिलेशन इनटू ए वर्किंग रिलेशनशिप टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव एक्शन along with reforming peacekeeping efforts। India आपको भी पता है one of the largest contributor of peacekeeping troop to the UN and it shall seek to leverage its strength in information and communication technology to improve peacekeeping efforts around the world। अब बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है, भारत सुधारना भी चाहता है, भारत कुछ बदलाव भी करना चाहता है, लेकिन भारत के सामने कुछ चैलेंज भी है। तो हम डील करते हैं ये चैलेंज भारत के सामने क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम टेररिज्म करते रहते हैं, विश्व टेररिज्म खत्म करने की बात करता है, लेकिन आज तक टेररिज्म का एक क्यूमुलेटिव डेफिनेशन नहीं निकल पाया, यानी कि जो विभिन्न देश हैं उसमें कंसेंसस ही नहीं है टेररिज्म के बारे में, और ना ही टेररिज्म शब्द डिफाइन किए गए। और भारत ने ही बेसिकली इनिशिएटिव लिया था टू पायलट ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 में, लेकिन ये जो आपका ड्राफ्ट स्टेज में ही रह गया बिकॉज ऑफ द डेडलॉक एट द यूएन सिंस देयर आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस कंट्रीज ऑन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। एलोंग विथ ये जो आपका चाइना फैक्टर है, मैंने बोला धरती पर हमेशा चाइना फैक्टर जरूर आएगा, चाहे इंडिया के रिलेशनशिप हो चाहे वो आपके अन्य देश के साथ रिलेशनशिप हो, चाइना फैक्टर तो आना ही आना है। बेजिंग जो है अपने आप को बेसिकली एजर्ट कर रहा है एट ग्लोबल स्टेज एंड एज कंपेयर टू द बिफोर, और ये देख सकते हो
बेजिंग हेड्स एटलीस्ट 6 यूएन ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हो, एंड हैज चैलेंज द ग्लोबल रूल्स। बेसिकली चाइना ये चाहता है कि भले ही मैं ग्लोबल रूल्स ना फॉलो करूं, लेकिन दुनिया ग्लोबल रूल्स फॉलो करने चाहिए। चाइना का यही रूल है, यानी कि मेरी रूल्स जो है वो हर जगह अप्लाई हो, लेकिन दूसरों की रूल्स हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो। चाइना इस विश्वास पे जीता है। चाइना ऑल्सो कंटिन्यूज टू ब्रेंजली सपोर्ट पाकिस्तान एट द मल्टीलेटरल फोरम फर्दर अंडरमाइनिंग द इंडियन इंटरेस्ट, है ना। इसीलिए बेसिकली एक कॉमन कंसेंसस बनने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि चाइना हर जगह अपनी टांग लड़ा देता है जब भी भारत कुछ रिफॉर्म पॉलिसी लाने को चाहता है, चाहे वो टेररिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया गया इनिशिएटिव हो टू फाइट बेसिकली वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एलोंग विथ जो आपका पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर होगा, आपको भी पता है कि पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्थिति तो गड़बड़ी रहने वाली है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी लड़खड़ाते पोजीशन पर है, विद वेरियस कंट्रीज फेसिंग रिसेशन एंड हेल्थ इमरजेंसी। भारत की भी स्थिति आप देख सकते हो ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम नैरो नेशनलिज्म, कि भाई साहब मेरा देश महान, हम ही वैक्सीन पूरा खरीद लेंगे, जैसे कुछ देशों में वैक्सीन नेशनलिज्म चल रही है। ये जो नैरो नेशनलिज्म की पॉलिसी है, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर बढ़ती जा रही है, जो चैलेंज करता है प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन को। टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन नीड केयरफुल स्ट्रेटजी टू मूव द वर्ल्ड आउट ऑफ दिस बर्डनिंग चैलेंज। और ये जो आपका ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, ये भी एक बेसिकली रोड़े का काम करता है, क्योंकि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मैंने कुछ एक्शन लिया, किसी देश ने कुछ एक्शन लिया, उससे बेसिकली कोई और देश प्रभावित हो जाता है, उससे कोई और देश नाराज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए तो भारत के इंटरेस्ट प्रभावित हो गए। भारत जो है ईरान के ऊपर ऑयल डिपेंडेंट रहता था, आज जो है ईरान से एक भी यूनिट ऑयल नहीं खरीद पाता है। तो ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन को सेव करती है, प्रभावित करती है। और विद द सिचुएशन deteriorating between USA and China and increasing tensions between USA and Iran as well, it will be tough situation for India to promote multilateral solutions to global problem, because multilateral solution अगर प्रमोट किया भी जाए तो एक देश नाराज हो जाए, एक देश को बात पसंद आए दूसरे देश को पसंद नहीं आए, तो ये सब इश्यू चल रही है। तब बात करते हैं समाधान क्या है। तो समाधान आप भी बेसिकली हमें तो भाई साहब 250 वर्ड 250 वर्ड चाहिए, उसमें से 30 वर्ड का आपको कंक्लूजन चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में यही लिखो कि भाई साहब इंडिया इंटर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो बहुत ही डिफरेंट डायनेमिक बन गया है ये वर्ल्ड देन द वन इट काउंटेड ड्यूरिंग द अर्लियर टेन्यूर इन द 1991, 1992 एंड 2011, 2010 बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। और इंडिया ने भी कहीं ना कहीं पिछले दशक के बहुत बदलाव आए हैं। द रेंज ऑफ इंडियन इंटरेस्ट has expanded and so has the circle of India's international partners. और India's new stint at the UNSC should therefore be more purposeful and pragmatic so that जो various world leaders है वो भारत के जो विजन है उसको आइडेंटिफाई करे, उसे सपोर्ट करे, है ना। तभी जाके ये UNSC होंगे बेसिकली वो इंगेज करेंगे विथ इंडियाज ब्रॉडर नेशनल गोल्स एंड प्रैग्मेटिज्म। और बेसिकली इंडियाज बिलीफ इन द डिक्टिम ऑफ, आपको ही पता है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। एंड जो इंडिया का बिलीफ है, जो वो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, मस्ट मैनिफेस्ट इन द ब्रिजिंग द जियोपॉलिटिकल डिवाइड एंड प्लेट्स पार्ट इन इंश्योरिंग ग्लोबल जस्टिस इन एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न, जैसे आपका हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो गया। बिकॉज ले देकर विश्व को भी इन्हीं सब चीजों से डील करनी है, हेल्थ हो, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, रिफॉर्म ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब बेसिकली तभी संभव होगा जब इंडिया जो बोल रहा है वो करे, वो एक प्रकार से एग्जाम्पल बने, लीडरशिप के रूप में उभर कर निकले। तो ये सब जो कंक्लूजन है आप आसानी से लिख सकते हो, आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। लेकिन हम बता दें कि मेंस के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्या याद रखना है। तो यस, आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होने चाहिए, परमानेंट मेंबर कौन से हैं वो याद होने चाहिए, और नॉन परमानेंट मेंबर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रखें कि इंडिया का अब ये 8th टर्म होगा इन टोटल, और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये याद रखना है। एलोंग विथ ये जो आपके मेंस के लिए बात करते हैं, तो मेंस के लिए याद रख सकते हो कि
इस टर्म के का होना भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, तो ये आप माइंड मैप्स के रूप में याद रख सकते हो। आपको ये पूरे डिटेल्स बेसिकली खुद आ जाएंगे लिखने के लिए, बस आप माइंड मैप के रूप में तैयार रखो। फॉर एग्जांपल मेकिंग द यूएनएससी इफेक्टिव एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव, इस वे में आपको याद रखना चाहिए, सो दैट आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और फिर क्या दूसरा बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है, तो चैलेंजेस क्या है बेसिकली भारत के लिए प्रेजेंट डे में। तो ये चैलेंजेस बेसिकली आप हर जगह यूज कर सकते हो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं, तो खासकर टेररिज्म हो गया या फिर चाइना फैक्टर, ये सब तो कॉमन कंक्लूजन या फिर टॉपिक्स के रूप में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बेसिकली इसके बारे में, इंडिया चेयरिंग द कमिटीज ऑन टेररिज्म, जो अभी मैंने बात किया कि इंडिया जो है वो टेररिज्म के ऊपर जो चेयर कर रहा है कमिटी, ये आप देख सकते हो देयर इज ए काउंटर टेररिज्म कमिटी, और ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। और जो काउंटर टेररिज्म कमिटी है बेसिकली दिस कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 9/11 terror attack in the United States, और बेसिकली इट वर्क्स टू bolster the ability of United member states so that ये जो आपके टेररिस्ट एक्ट वो ना हो सके बोथ विद इन देयर बॉर्डर एंड अक्रॉस द रीजन। और फिर आपका जो तालिबान सेक्शन कमिटी है ऑल्सो नोन एज 1988 सेक्शन कमिटी, और बेसिकली दिस कमिटी डेजिग्नेट्स द इंडिविजुअल एंड द एंटिटीज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर और परपेट्रेटिंग ऑफ एक्ट्स, सप्लाइंग, सेलिंग, ये सब है बेसिकली अंडरटेकिंग एंटिटीज एसोसिएटेड विद तालिबान। तो ये जो लिस्टेड एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स होंगे है ना, ये सब जो वैसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो इन फील्ड में इन्वॉल्व रहेंगे, ऐसे एंटिटीज और इंडिविजुअल्स, उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए जाएंगे, ट्रेवल बैन होगा, आर्म्स एम्बेगो होगा, ये सब तो आपने सुना भी होगा। वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली एंट्री बैन है। और लीबिया सैंक्शन कमिटी जो है ये अंडर द कमिटी जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो उसको सेल और सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड रिलेटेड मटेरियल्स को बेसिकली ट्रांसफर टू लीबिया करने से रोकना है। यानी कि जो भी मेंबर स्टेट होंगे उनको ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन होगी कि वो कोई भी आर्म्स या फिर रिलेटेड मटेरियल लीबिया को ना भेजा जा सके, prevent the entry into or transit through their territories of all listed individuals। तो ये सब बेसिकली आपको उतने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये तालिबान सैंक्शन कमेटी के बारे में एक दो पॉइंट याद रखने चाहिए एलोंग विद काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये तो जरूर याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत वेरियस कमिटीज होते हैं, जिसमें ये दो तीन कमिटीज के नाम आप याद रख सकते हो, सो दैट एलिमिनेशन टेक्निक प्रीलिम्स में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। लेकिन इससे पहले अगर आपको पता और भी जानकारी चाहिए तो आप इस कोड को स्कैन करके विजन आईएएस के डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है। सिंपल शब्द में कहें डिप्लोमेसी का मतलब होता है दूसरे देश को अपने प्रभाव में लाना। यानी कि अगर भारत किसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत उस देश को अपने प्रति प्रभावित कर रहा है। और ये जो डिप्लोमेसी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गया, एलोंग विद कल्चरल टाइज के आधार पर भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं। एज वेल एंशिएंट हिस्ट्री के लिंकेज कर दो तो भी वो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के। तो ये जो भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, तो ये जो भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये भी एक तरीका ही है, सो दैट जो ग्लोबल नेशंस है उसको भारत अपने तरफ खींच सके, अपने तरफ आकर्षित कर सके। क्योंकि भारत को या किसी भी देश को जो कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जरूरी होता है, और वही से जुड़ा आपका न्यूज है। तो होप आपको वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो बेसिकली आपको भी पता है इंडिया बिगेन वैक्सीनेटिंग इट्स ओन पॉपुलेशन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। बट नॉट ओनली भारत अपने ही पॉपुलेशन को ये वैक्सीन दे रहा है, बट ऑल्सो इंडिया हैज बिगन डिस्पैचिंग मिलियंस ऑफ डोजेस टू इट्स साउथ एशियन नेबर्स एंड की पार्टनर कंट्रीज। तो वही बात आ जाती है वैक्सीन डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन द करेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। मींस के लिए अच्छे
टॉपिक है, ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, वैक्सीन डिप्लोमेसी का टेक्निकल डेफिनेशन देख सकते हो आप। ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी विच रिलाइज ऑन यूज और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन एंड अलोंगसाइड जो आपके उससे जुड़े एंसिलरी सर्विसेज होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंस हो गए, या फिर उससे जुड़े रिसर्च हो गए, या फिर यू कह सकते हो फॉरेंसिक लैब्स हो गए। तो ये ओवरऑल आपका कंस्टिट्यूट करता है वैक्सीन डिप्लोमेसी। और एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, इंडिया मेजर सप्लायर है आरटीपीसीआर वैक्सीन का अफ्रीकन रीजन में सिंस द एआईडीएस यानी कि एड्स आउटब्रेक। और इसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें वैक्सीन प्रदान करते हो, इन्हें असिस्ट करते हो, तो इसका मतलब सिंपली वो आपके प्रभाव में आ जाएगा। जस्ट लाइक आपके जो नेबर होते हैं, जब वो किसी प्रॉब्लम में रहते हैं और आप उसको मदद करते हो, और बदले में वो आपको बेसिकली रिस्पेक्ट या फिर सम्मान या फिर भविष्य में वो भी आपको मदद करने की इच्छा जग जाहिर जरूर करता है। तो यही हो गया आपका डिप्लोमेसी, और ये इंटरनेशनल रिलेशन पर डिप्लोमेसी कहलाते हैं। So, current context, when the world is aimed a health crisis in the form of COVID-19, vaccine diplomacy has assumed an even larger role due to the following reasons. तो क्या हमें तो ये तैयार करना है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से क्या हासिल किए जा सकते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी का क्या बिगर रोल है, व्हाई इंडिया इज डूइंग वैक्सीन डिप्लोमेसी, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है, इतनी चिंता क्यों भारत को। तो बेसिकली बहुत सारे इसके लॉजिक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि काउंटरिंग द इमरजेंसी ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म का सीधा सीधी मतलब है कि बेसिकली जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस के साथ बेसिकली एग्रीमेंट कर लिया जाता है और सारे वैक्सीन की होर्डिंग कर ली जाती है, और वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। खासकर जो पुअरर नेशन से वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि सप्लाई ही कांस्टेंट हो जाती है। तो पुअरर नेशंस को, जिनको फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं है, वो रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली प्रभावित होते हैं। दैट्स व्हाई अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से जो इमरजेंसी वैक्सीन नेशनलिज्म है उसे काउंटर किया जा सकता है। आप देख सकते हो, रिच कंट्रीज अकाउंट फॉर जस्ट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट दे हैव कॉर्नर्ड 60% ऑफ द वैक्सीन्स बाउट ग्लोबली। इट इज एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। और क्या है, और भी बहुत सारे डिटेल है बेसिकली कि in this context it become important to not follow suit and create a counter narrative of vaccine internationalism और वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन नेशनलिज्म का काउंटर क्या होगा, वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म और वैक्सीन डिप्लोमेसी, वेयर सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज सीन एज जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रेदर देन ए नेशनल लायबिलिटी। और क्या बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स। तो आपने भी देखा कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक इट हैज बीन मेड क्लियर कि ओनली कलेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑल कंट्रीज, अगर वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, तभी जाके ये जो वायरस को एलिमिनेट किए जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन डिप्लोमेसी एक एग्जांपल सेट करेगा टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स। और इससे एक बेनिफिट तो ये होंगे ना कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से जो सप्लाई ऑफ वैक्सीन है, पहली बात तो ये ऑल एरियाज में पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम में पहुंचेंगे, क्रिएटिंग ए स्विफ्ट एंड टाइमली ग्लोबल रिस्पांस। और जब ये टाइमली ग्लोबल रिस्पांस होगा तो टाइमली रिजल्ट भी होंगे। अगर एक ही वैक्सीन कंपनी पूरे देश का जिम्मा ले ले, पूरे विश्व का जिम्मा ले ले, तो उसको 20 साल 25 साल लग जाएंगे, तब भी कंप्लीट आउटकम नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन एट द ग्लोबल लेवल। और ये याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, वैक्सीन दैट कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीन एंड सप्लाइड बाय इंडिया। ये जो इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, इसको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये एस्ट्राजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार की है, एंड इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये जो आपका कोवैक्सीन है, इट हैज बीन लोकली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाउ कैन वैक्सीन डिप्लोमेसी एड इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में वैक्सीन डिप्लोमेसी का क्या रोल हो सकता है।
तो सबसे पहली बात, ये तो आपको भी पता है, जनरेटिंग गुडविल इन द नेबरहुड। मैंने वही एग्जांपल दिया कि कोई अगर नेबरहुड आपका प्रॉब्लम में है, अगर उसकी आप हेल्प करते हैं तो वो जो व्यक्ति है या नेबरहुड है आपसे प्रभावित होगा, भविष्य में हो सकता है कि वो आपकी भी मदद करे। इट इज सिंपल लाइक दैट। तो जनरेटिंग गुडविल इन द नेबरहुड, वही बात है, इन कीपिंग विद द पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट इज नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव। द फर्स्ट कंसाइनमेंट जो कोविशील्ड वैक्सीन की है या फिर कोवैक्सीन की है, वो बेसिकली हमारे इमीडिएट नेबर्स को गए हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार और की इंडियन ओशियन पार्टनर्स जैसे मॉरिशस, सेशेल्स, ये यहाँ सब गए। और वैक्सीन डिप्लोमेसी बेसिकली हेल्प कर सकते हैं टू प्रोवाइड ए फ्रेश स्टार्ट। जो भी ट्रबल रिलेशनशिप्स है उसको एक प्रकार से मिटाने या खत्म करने में सहायक के रूप में काम करेगा इन द नेबरहुड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो नेपाल विच हैज बीन स्पेयरिंग विथ इंडिया इन रिसेंट मंथ्स, उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है फॉर इंडिया गेस्चर because of the delivery of the COVID-19 vaccine. Also, such gestures will help counter the big brother और bully perception जो इंडिया के बारे में हमारे जो नेबर्स लगा के बैठे हैं कि जो इंडिया जो है अपने आप को बिग ब्रदर के रूप में देखता है। तो इस प्रकार के पर्सपेक्टिव को भी काउंटर करने में मदद करेगा ये। अलॉन्ग विथ आप देख सकते हो वैक्सीन पैक्ट्स विथ अदर डेवलपिंग नेशंस, ये भी किए गए हैं। और बेसिकली इंडिया ने बेसिकली जो वैक्सीन है वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो या फिर फॉरवर्ड सोवियत रिपब्लिक्स हो, यहाँ सब भी बेसिकली पहुंचाने की बात कही है। और इसके लिए बहुत सारे रिसीविंग कंट्रीज ने वैक्सीन पैक्ट साइन किए हैं भारत के साथ ऑन ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस। और इसकी बेनिफिट यही होगी कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है इन द रीजन, जो भी रीजन की हमने बात की, वो बढ़ेंगी by decreasing the vaccine inequality in the developing world. और India has also offered to help friendly relations in enhancing their cold chain and storage capacities for the delivery of vaccines. और India's vaccine मैत्री, ये भी आपको पता है भारत की तरफ से किया गया इनिशिएटिव है वैक्सीन फ्रेंडशिप, और इसने कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। जो लीडरशिप भारत ने शो किया है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, कहीं ना कहीं भारत को ग्लोबल लेवल पर स्टैंड करवाने में मददगार साबित होगा। और इंडिया का जो जेस्चर है, भारत ये जो कार्य कर रहा है ऑफ शेयरिंग इट्स वैक्सीन सप्लाई विद अदर कंट्रीज, स्टैंड इन शार्प कंट्रास्ट टू द आइडिया ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। बिल्कुल सही बात है, भारत ये कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म, नॉट वैक्सीन नेशनलिज्म। along with India's comparative advantage in vaccine diplomacy, ये भी एक गुड पॉइंट है, क्योंकि आप समझ सकते हो इस डाटा से ही आप देख लो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन इन द वर्ल्ड। इट सप्लाइज अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल रिक्वायरमेंट, चाहे वो डीपीटी वैक्सीन हो, बीसीजी हो या फिर मेसल्स वैक्सीन हो। दैट्स व्हाई इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज है वैक्सीन डिप्लोमेसी में। और ये भी है कि इंडिया का जो वैक्सीन है has shown less side effect and are low cost and easier to store and transport. Along with extension of already prevalent supply of medicine and generic drugs जो COVID-19 को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे थे, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो या फिर पैरासीटामोल हो, ये सब भी बेसिकली सप्लाई बेसिकली वेरियस नेशंस को दिए गए हैं। Along with aiding overall medicine diplomacy and pharmaceutical sector, क्योंकि ग्लोबल डिमांड फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये जो ऊपर के हमने रीजंस बताए हैं, दैट्स व्हाई इंडिया जो ग्लोबल डिमांड है भारत की जो कोविड-19 वैक्सीन की वो बढ़ रही है। तो इसका जो कमर्शियल लेवल पर सप्लाई होता है, अगर किया जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस है उसको तो मदद मिलेंगी, अभी तो मिलेंगी, साथ ही साथ लॉन्ग रन में भी मिलेंगे, क्योंकि एक प्रकार से ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ इश्यूज की, तो क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है इन एग्जीक्यूटिंग द आइडिया ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आप देख सकते हो बैलेंसिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी विद डोमेस्टिक नीड्स, सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है, क्योंकि वैक्सीन डिप्लोमेसी तो तभी की जाएंगी ना जब भारत के पास सफिशिएंट सप्लाई होगा। अगर भारत के पास सफिशिएंट सप्लाई है नहीं, क्वांटिटी ही नहीं मैन्युफैक्चर हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक नीड्स प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया विल नीड मोर देन 1 बिलियन डोजेस टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पॉपुलेशन एंड टू इंश्योर की जो सप्लाई है इट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन इंडिया एंड साइमल्टेनियसली फुलफिलिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑन वैक्सीन पैक्ट विल बी ए मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज लॉजिस्टिकल चैलेंज।
और मैंने बोला आपको बार बार कि बीच में चाइना अपना टांग लड़ाई देता है, तो कंपटीशन फ्रॉम चाइना। और वैसे तो इंडिया कंपेरेटिव एडवांटेज में है विद रिगार्ड टू चाइना ड्यू टू इंडियाज medical industry, लेकिन चाइना हैज बाय एंड लार्ज रिकवर्ड फ्रॉम द पेंडेमिक एंड डेफिनेटली इट विल बी एबल टू इंजेक्ट मोर डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज टुवर्ड वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो भारत की जो लीडरशिप है वैक्सीन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में वो को उसको प्रभावित कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या आगे संभावनाएं बनते दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो इंडिया पोटेंशियल इन द करंट कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स इट ट्विन अपॉर्चुनिटी। एक तो ह्यूमैनिटी को सर्व करो भाई साहब, और दूसरा साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करो अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशंस को, और एफर्ट्स किए जाने चाहिए टू कैपिटलाइज और टू स्ट्रेंथन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एज फार एज पॉसिबल। द इमीडिएट गेन्स विच मे बी जनरेटेड, जैसे ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, क्रिएशन ऑफ गुडविल, ये सब तो इमीडिएट बेनिफिट है। should be capitalized with more concrete engagement through geopolitical partnership, economic agreements and resolution of the bilateral issue। तो बेसिकली ये आपका इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर टॉपिक था। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली भारत की जो 2 वैक्सीन है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और मेंस के लिए आप देख सकते हो वैक्सीन डिप्लोमेसी, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण होगा करंट ग्लोबल कंटेक्स्ट में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके फोल्डर पॉइंट्स तैयार होने चाहिए, इसके डिटेल आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार फोल्डर पॉइंट आपको पता है तो आराम से इसे आप चेंज इन कर सकते हो। और ये याद रखो, ये भी एक क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ कैन वैक्सीन डिप्लोमेसी एड इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो ये भी फोल्डर पॉइंट माइंड मैप के रूप में याद रखो। एलोंग विथ कुछ चैलेंजेस भी भारत फेस कर रहा है इन एग्जीक्यूटिंग द आइडिया ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो ये देख सकते हो। तो बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर, जहां पर आपको कुछ पॉजिटिव्स और ये जो नेगेटिव्स है वो लिख सकते हो। और वे फॉरवर्ड तो आपकी ही बेसिकली कहानी होगी, आप जो आपके आंसर्स के हैं उसी को आप कंक्लूजन बनाकर लिख सकते हो। 20 वर्ड का तो कंक्लूजन होता है। So let's move to the next topic, that is role of Indian diaspora in making India self-reliant। काफी important topic होगी और इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। So let's move। तो बेसिकली why is in news, तो हाल ही में बेसिकली 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बेसिकली वर्चुअली हेल्ड किए गए थे न्यू दिल्ली में विद द थीम कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए इंडियन डायस्पोरा का क्या मतलब होता है। तो इंडियन डायस्पोरा का क्या मतलब हुआ। डायस्पोरा सिंपली आप कह सकते हो वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी देश को जो एक समय उसकी तो डायस्पोरा का अगर हम मतलब समझे तो बेसिकली इट इज इंडिविजुअल्स जो नॉन रेसिडेंट, मैं इंडियन डायस्पोरा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो इंडियन डायस्पोरा सिंपली आप कह सकते हो कि वैसे व्यक्ति जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इन सब के एक प्रकार से आप अम्ब्रेला टर्म है इंडियन डायस्पोरा। तो अम्ब्रेला टर्म मतलब मोर देन वन डेफिनेशन इज देयर। तो आप देख सकते हो तो डायस्पोरा में आपके कौन कौन आ गए, आपके नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है ये इंडियन सिटीजन्स होते हैं। बाकी जो आपके PIO है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये सब की सिटीजनशिप इंडिया की नहीं होती है। वो इतिहास में कभी ना कभी सिटीजनशिप रहे होंगे या फिर इनके जो पेरेंट्स होंगे वो इंडियंस होंगे, लेकिन करंट में ये जो OCI या फिर PIO ये इंडियन सिटीजन्स नहीं होते। और ये भी आपको पता होगा कि 2015 में PIO और OCI को बेसिकली मर्ज करके एक ही कैटेगरी बना दिया गया था, OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो broadly speaking, for the Indian government, diaspora encompasses a group of people
जो आइदर ट्रेस कर सकते हैं अपने ओरिजिन टू इंडिया और हु आर इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। ये हमने आपको एनआरआई की बात कही थी, आइदर टेम्पोररी और परमानेंटली। और मेंस के लिए बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है स्टेटस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो आप समझ सकते हो, इस रिपोर्ट को कोट भी कर सकते हो। एज पर द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, इंडिया वाज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन 2019। और ये देखो आपका भारत का अप्रोक्स 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये डाटा प्रीलिम्स के लिए याद रखो, 2018 में रेमिटेंस इनफ्लोज जो भारत में हुए हैं वो वैश्विक लेवल पर सबसे टॉप पर थे, यानी कि इंडिया रिसीव द टॉप लेवल रेमिटेंसेस एज कंपेयर टू द अदर नेशंस। दूसरे नंबर पर चाइना थे, पहले नंबर पे रेमिटेंस रिसीव में के मामले में इंडिया रहा है। और कितना रहा है याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय इंडियन डायस्पोरा इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो ये मेंस के लिए आपको तैयार रखने की जरूरत है। तो डेफिनेटली क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये जो है स्ट्रेंथनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड इंडिया, यानी कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दैट विल इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबली। तो ये सब बातें कही गई है। अलोंग विथ असिस्टेंस थ्रू शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज, यानी कि जो भी इंडियन डायस्पोरा बाहर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज और नॉलेज उनके पास होता है, तो बेसिकली वो अपने एक्सपर्टाइज और नॉलेज का बेसिकली इंडिया में मदद कर सकते हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो आपका रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंडियन डायस्पोरा का हैव क्रिएटेड ए मार्क इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एकेडमिक सेक्टर हो, सोशल सर्विस हो, मेडिकल हो, बिजनेस, आईटी हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो इंडियन डायस्पोरा है वो कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए अगर डायलॉग और डिस्कशंस इनके साथ किए जाते हैं तो जो इमिनेंट डायस्पोरा है वो हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं भारत के जो एंडेवर है टू एनहांस इट्स कैपेसिटीज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, फिर आपके ये जो आपके डिजिटल सेक्टर है इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये डायस्पोरा कर सकते हैं। और ये सब बातें कही गई है। एलोंग विथ ये बहुत सारे डिटेल्स है, बहुत सारे को आपको बेसिकली सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। माइंड मैप तैयार रख के ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है और इसके 2-3 पॉइंट इस वे में आपको तैयार करना है, सो दैट ये कॉम्प्लिकेशंस आपको कम हो सके। तो अलोंग विथ रेमिटेंस एड इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। आपको भी पता है कि भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीव करता है, और ये जो रेमिटेंस आते हैं किसी के घर में, किसी के परिवार में या फिर समाज में, तो ये जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली। और इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लाभ होगा, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी along with changing the consumption behavior in rural areas। कुछ पैसे आ गए तो कुछ अच्छी चीजें खरीद ली। They enable innumerable families in India to invest in education, skill development and generate capable human resource along with facilitating entrepreneurship। तो जो डायस्पोरा है it can help बिल्डिंग ट्रांसनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बाय सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस जो भारत में है, और इसे अगर सपोर्ट किया जाता है तो हो सकता है वो मोर देन वन नेशन में भी ऑपरेट करने लगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल नॉलेज सपोर्ट एंड फाइनेंस सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब हो गई। अलॉन्ग विद सिक्योर इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ये जो इंडियन डायस्पोरा है बेसिकली अगर इन्हें मदद करना है भारत के ग्रोथ में, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो भारत में इन्वेस्ट करे। सो इंडियन डायस्पोरा आर बेटर इन्फॉर्म्ड, जो भारत की मार्केट कंडीशंस होती है, डोमेस्टिक लेबर क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, ये सब तो भारत को भारतीय डायस्पोरा को पता होती ही होती है। तो बेसिकली मोर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशंस एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो जो कैपिटल इनफ्लोज हैं इन द ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड अगर इनके द्वारा किया जाता है तो कैन हेल्प एक्सपेंड द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और ये जो आपका डायस्पोरा डिप्लोमेसी, डायस्पोरा मैंने बताया था कि डिप्लोमेसी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो एक आपका डायस्पोरा डिप्लोमेसी हो सकता है, क्योंकि आप भी देख सकते हो ये जो ट्रम्प के जो 2021 इलेक्शंस हुए थे, 2020 इलेक्शंस हुए थे, उसमें न जाने इंडियन डायस्पोरा को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया था। और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैदरिंग्स को भी बेसिकली बोले क्या कहता है उसको,
को रिप्रेजेंट किया था बेसिकली। तो ये सब क्या है, ये सब डायस्पोरा के पावर है कि कैसे ये डायस्पोरा बेसिकली फाइनेंशियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब्रॉड में। तो दे कैन पोटेंशियली लॉबी देयर गवर्नमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल एंड बिजनेस अलायंसेस विद इंडिया एज वेल एज प्रमोट फ्रीक्वेंट विजिट्स डेलीगेशंस कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो यही बात थी। और आपको भी पता है कि जो इंडियन डायस्पोरा थे यूएस में, अब यूएस ट्रम्प चल रहा था कि इनके भी वोट हमारी तरफ आकर्षित हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है। दैट्स वाई इंडिया के साथ एट द टाइम ऑफ इलेक्शन काफी अच्छे एग्रीमेंट्स भी हुए थे। और बात करें गवर्नमेंट बेसिकली क्या एफर्ट ले रही है टुवर्ड्स इंगेजिंग इंडियन डायस्पोरा, तो बेसिकली ये भी आप पॉइंटर के रूप में याद रखो, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो वही होगा कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत मेंस का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट डेफिनेटली कुछ याद रख सकते हो, जैसे ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, तो ये स्टेब्लिश किए गए थे फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद प्रवासी भारतीय along with वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट यानी कि वैभव समिट, एंड इट एम्स टू ब्रिंग आउट कम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज द एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर फॉर सॉल्विंग इमर्जिंग चैलेंजेस बाय ब्रिंगिंग द इंडियन ओवरसीज एंड रेसिडेंट एकेडमिशियंस या साइंटिस्ट टुगेदर along with ये जो नो इंडिया प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है नो इंडिया प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर डायस्पोरा यूथ, कंडक्टेड विद अ व्यू की अवेयरनेस बेसिकली प्रमोट की जा सके इन डायस्पोरा को ऑन डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन वेरियस फील्ड। अलोंग विथ वी हैव प्रवासी कौशल विकास योजना, और ये जो प्रवासी कौशल विकास योजना है आप समझ सकते हो, इट इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एम्ड एट इनहांसिंग द स्किल सेट ऑफ potential immigrant workers in selected sectors and job roles in lines of international standards। तो बेसिकली इसकी मदद से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को मिल सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। अलॉन्ग विद कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स भी लाए गए थे एट द नेशनल लेवल। इंडिया ने बेसिकली ऐसे फंड्स एस्टेब्लिश किए थे विच लेवी अ स्मॉल फीस फ्रॉम द कंसोल सर्विसेज सो दैट इंडियन नेशनल्स अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन में पड़ जाते हैं अब्रॉड में तो उसे सपोर्ट किया जा सके, एंड दीज फंड्स अलाउ कंसुलेट्स to have rapid access to resources in emergency cases। कहीं टेररिस्ट अटैक ही हो गए, कहीं नेचुरल डिजास्टर ही हो गए, तो ऐसे में ये जो कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स है वो बेसिकली काम आते हैं, सो दैट अगर कोई इंडियन सिटीजन क्राइसिस में है इन अब्रॉड तो उसको मदद किया जा सके फॉर रैपिड रिस्पॉन्सेस। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो जो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा है इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया उसको और इनहांस किए जा सकते हैं अगर बेसिकली आउटरीच एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स किया जाए और इंडियन डायस्पोरा को बेसिकली इन्फ्लुएंस किया जाए टू एजुकेट डायस्पोरा ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि भाई साहब हम ये सुधार ला रहे हैं आपके लिए, ये ऑफर लेकर आ रहे हैं, आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए। सेटिंग अप सीमलेस इन्वेस्टमेंट चैनल टू इंड्यूस बाय इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन इमिग्रेंट अलॉन्ग विद फैसिलिटेटिंग डिस्कशन टू इन्फॉर्म जो भी पब्लिक पॉलिसी लाए जा रहे हैं भारत में वाया फॉर्मेशन ऑफ रीजनल और सेक्टेरियल ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स from the Indian diaspora along with focusing on engaging growing diaspora in emerging community countries like South Africa हो गए, South Asian nations हो गए, ये सब हो गए, along with improving ease of doing business specifically enabling diaspora to expand operations of their firms in India। तो ये सब कुछ सजेशंस है। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, तो ये तो हमने आपको बताया ही है प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए ये आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो जब हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो ये हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, एक बार याद रखना है। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है, सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 years टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव बेसिकली कॉमन है कि जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उसको बेसिकली इंडिया के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो कल्चरली जोड़ा जाए या फिर इकोनॉमिकली जोड़ा जाए, सो दैट भारत का ग्रोथ हो सके, है ना। क्योंकि ये जो प्रवासी होते हैं काफी ज्यादा वेल एक्सपर्टीज होते हैं इन नॉलेज एंड साइंटिफिक बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो कहीं ना कहीं अगर इनको बेसिकली भारत की तरफ आकर्षित किया जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के ग्रोथ में एक काम आएगा। तो अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो इट इज हेल्ड ऑन January 9 एज इट वाज ऑन दिस डे, यानी कि 9 Jan
1915 महात्मा गांधी बेसिकली इंडिया लौटे थे फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल है उनके हाथों में गया था। ड्यूरिंग द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, जो इंडियन डायस्पोरा के कुछ चुनिंदे मेंबर्स होते हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की, तो ये हाईएस्ट ऑनर एक प्रकार से कह सकते हो जो एनआरआई को दिए जाते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिए जाते हैं, और एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एंड रन बाय एनआरआई या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रॉड। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जो छवि है उसको अच्छी की होगी, अच्छे बेसिकली इंडियन रिलेशंस के बारे में बताया होगा, सपोर्ट इंडियाज काउजेज एंड कंसर्न्स इन ए टेंजिबल वे, कम्युनिटी वर्क अब्रॉड अलोंग विद वेलफेयर ऑफ लोकल इंडियन कम्युनिटी। तो ये इन सब फील्ड में अगर ये एनजीओ या पर्सन्स काम करते हैं या एनआरआईज काम करते हैं तो इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जा सकता है। याद ये रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड नॉन इंडियंस को भी दिए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिए जा सकते हैं हु बेसिकली फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया, ये याद रखना है। अलोंग विद जो आपके, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो आपके कंसर्न्स है ये आप देख सकते हो, रेगुलेटरी हर्डल्स जैसे कम्प्लेक्स नॉर्म्स, यानी कि कौन कौन से बेसिकली इश्यूज हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा को भी लगता है कि नहीं भाई साहब हमें इन्वेस्ट करने नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो सबसे पहली बात तो रेगुलेटरी हर्डल्स है, सच एज कम्प्लेक्स नॉर्म्स फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू फॉर्म्स, एफडीआई लिमिट या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में परेशानियां आती हैं क्योंकि एफडीआई लिमिट अगर लगा दी जाती है या फिर जो कम्प्लेक्स नॉर्म्स है ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करती है, डिटर इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ लिमिटेड स्कोप ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आउटरीचेज जो है वो फोकस्ड होते हैं कौन से डायस्पोरा पर, डेवलप कंट्रीज के डायस्पोरा पर, लाइक यूएसए यूके हो गए। जबकि न्यू अपॉर्चुनिटी विद द ग्रोइंग डायस्पोरा, आपको पता है इमर्जिंग नेशन में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो, इसको अप्रोप्रिएट अटेंशन नहीं दिए जा रहे। अगर इन सबों को भी अप्रोप्रिएट अटेंशन दिया जाए, इन सबों को भी मोटिवेट किया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। सो ये सब कुछ बातें थी और प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया क्या याद रखने हैं। और ये कुछ स्कीम्स जो चल रहे हैं जैसे नो इंडिया प्रोग्राम, प्रवासी कौशल विकास योजना, कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स, इन सब के एक एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए बस। और लेट्स मूव टू द फोर्थ आर्टिकल, इट इज अबाउट साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। तो बेसिकली व्हाई इट इज इन न्यूज, तो हाई लेवल ग्रुप टू हेल्प बिल्ड ए साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। और ये जो आपका हाई लेवल ग्रुप है इसी का नाम है आपका साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी कि सेज। इसे सेटअप किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखना है कि जो आपका सेज है यानी कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत सेटअप किया गया है। अब सिंपल भाषा में समझे तो ये साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी क्या होगी, और या फिर इसको जानने से पहले सबसे पहले बात करिए कि साउथ एशियन नेशन कौन है। तो साउथ एशियन नेशन की बात करें तो वैसे एक प्रकार से देश कह सकते हो, वैसे ग्रुप ऑफ नेशन कह सकते हो जो साउथ एशिया में लाया करते हैं। साउथ एशिया में कौन हो गए, आपके इंडिया हो गया, आपके अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका हो गए, इवन आपके नेपाल हो गए, भूटान हो गए, ये सब क्या है, साउथ एशियन नेशन है। तो ये जो साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी है ये बेसिकली इसका क्या पर्पज होगा, इसका पर्पज होगा कि जो आपका साउथ एशियन लेवल पर जो एनर्जी है, एनर्जी आपका ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी हो सकती है, अलॉन्ग विद ये आपका जो कुकिंग फ्यूल जैसे एलएनजी सीएनजी ये हो सकती है, अलॉन्ग विद ये जो आपका हाइडल पावर एनर्जी हो सकती है। ये सब जो एनर्जी है इन सब की आपको ही पता है सप्लाई डिमांड कांस्टेंट है। अब भारत में सप्लाई डिमांड कांस्टेंट क्यों होंगी, या फिर हर जो आपके साउथ एशियन नेशन है सप्लाई डिमांड कांस्टेंट तो होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड जो है एनर्जी की ज़्यादा है, या फिर आप देख सकते हो अभी जो आपके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत में, ये सब क्या है, एनर्जी क्राइसिस है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जब भारत अपने डिमांड को, एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए अन्य देशों का सहारा लेगा, खासकर साउथ एशियन देशों का सहारा लेगा या मदद लेगा, तो उसे आप हम कह सकते हो कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है
ये आप समझ सकते हो। तो ये सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अगर हम बात करें एसएचजी की, यानी कि साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी की, तो ये बेसिकली कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कह सकते हो। इट इज ए कंसोर्टियम और बेसिकली ग्रुप ऑफ एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स। तो इस कंसोर्टियम में कौन कौन शामिल हो रहे हैं आप देख सकते हो, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स पार्टनरिंग विथ साउथ एशियन गवर्नमेंट्स सो दैट जो सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट साउथ एशिया रीजन का किया जा सके। और ये जो कंसोर्टियम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड 3 नेशनल लेबोरेटरी, जिसमें आपके लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी हो गए, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी हो गए, एंड द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी हो गए। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो बात ये याद रखना है कि ये जो SAG है ये, लेकिन याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए कि ये जो आपका SAG है वो बेसिकली क्या है। और कम से कम आप ये 1-2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है कि USAID शामिल है और फिर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी शामिल है। ये लेबोरेटरी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगी, इनके ऑब्जेक्टिव को जानना। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्लीमेंट रिसर्च एंड एनालिसिस फोकस्ड ऑन एनर्जी सेक्टर अपॉर्चुनिटी। तो भविष्य में कैसे हम एनर्जी सेक्टर को मजबूत करें सो दैट हमारे डिमांड अगर बढ़े भी तो सप्लाई में कमी ना हो थ्रू आउट साउथ एशिया, इसकी तरफ रिसर्च एंड एनालिसिस करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इक्विप यानी कि एम्पावर कह सकते हो आप, टू प्रोवाइड कह सकते हो, टू गिव कह सकते हो, है ना। तो प्रोवाइडिंग USAID पार्टनर गवर्नमेंट्स विथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन to enable strategic investment along with contribute towards achieving the goals of Asia, enhancing growth and development through energy यानी कि एशिया एज, जो कि इसे भी आपको याद रखना है कि एशिया एज की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, यानी कि US गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी मार्केट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। तो ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। तो सबसे पहली बात तो ये याद रख सकते हो कि व्हाई सच एनर्जी कॉर्पोरेशन इन साउथ एशियन रीजन, ये आप समझ सकते हो। तो पहला जो आपका बेसिकली इश्यू आ जाता है जिसके कारण हमें ये कॉर्पोरेशन करने पड़ते हैं, इट इज ऑल अबाउट मिसमैच बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड रिसोर्स इंडोमेंट। तो क्या मतलब होता है इसका एक ही मतलब है कि जो आपके डिमांड है इतने ज्यादा है कि वो सप्लाई मीट नहीं कर पाते। तो जब सप्लाई मीट नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव तलाश करनी होगी, और ये अल्टरनेटिव साउथ एशियन नेशन से बढ़िया और कौन प्रदान कर सकता है। तो वही बात है, मिसमैच बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड रिसोर्स इंडोमेंट। देयर इज ए वाइड वेरिएशन इन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स इंडोमेंट और कमर्शियल एनर्जी डिमांड अमंग द साउथ एशियन कंट्री। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मेजर शेयर ऑफ नेचुरल गैस एंड कोल रिसोर्सेज को ऑक्युपाई करता है। लेकिन अगर हम बात करें इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद, इतने खास रिसोर्स होने के बावजूद कहीं ना कहीं भारत को डेफिशिएंसी या फिर इन देशों को डेफिशिएंसी झेलनी पड़ती है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे में रिसोर्स की डिमांड भी तो बढ़ेगी। So that's why there is a growing mismatch between energy demand and the resource endowment. Along with ये जो भूटान है तो इसको कैसे डील किया जाएंगे, तो इसको डील करने के लिए वी है भूटान, नेपाल। ऑन द अदर हैंड देख सकते हो आप हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ना, यानी कि भूटान और नेपाल के पास बहुत सारे हिमालयन रिवर्स है, तो आराम से उन रिवर्स के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा सकता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब ये एक्सपोर्ट करेंगे चाहे वो नेबरिंग रीजन्स हो, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया, वो भी इंटर रीजनल एनर्जी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी रखता है साउथ एशिया को एनर्जी प्रदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अगर डेफिशिएंसी है तो आप देख सकते हैं इन देशों में सफिशिएंसी है, तो सरप्लस से डेफिसिट की तरफ मूव किया जा सकता है। दैट्स वाई ये कॉर्पोरेशन की जरूरत है।
along with leverage economies of scale in energy procurement। इन economies of scale इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन होना, तो आप समझ सकते हो। तो ये जो रीजनल एनर्जी ट्रांसफर है, इट विल इंक्रीज कंट्रीज एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज। कैसे? तो आउटसाइड द रीजन, यानी कि जो प्रोड्यूस करेंगे वो बेसिकली सप्लाई करेंगे दूसरे देश को। दैट्स वाई एक्सेस टू एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी, और साथ ही साथ इट विल लेवरेज इकोनॉमिक ऑफ स्केल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली नीड है एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मोस्टली कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करते हैं। और बेसिकली इंट्रा एंड इंटर रीजनल एनर्जी कॉपरेशन वायबल ऑप्शन आपको प्रदान करता है टू साउथ एशिया फॉर ऑगमेंटिंग इट्स एनर्जी सप्लाई। अलोंग विथ ये जो आपका तीसरा चैलेंज आ जाता है, व्हाई वी नीड कॉपरेशन, तो इट इज ऑल बिकॉज लैक ऑफ एक्सेस टू एनर्जी, है ना। तो ये जो आपका साउथ एशिया है, इट इज ए होम टू ह्यूज पॉपुलेशन, जहां पर आपको अभी भी क्लीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलते, और ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम बात करें पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया, लैक एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलाइज ऑन द ट्रेडिशनल यूज ऑफ बायोमास फॉर कुकिंग। ये भी आपको पता है ना। तो ये जो ऑल साउथ एशियन कंट्रीज हैं हैव ए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर, विंड हो या बायोमास हो, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ इंटरमिटेंट सप्लाई कैन बी डन थ्रू कनेक्टेड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो भी देश जो है, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो, सो दैट बेसिकली अगर लेट्स से कि भारत को जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिसिटी को, तो भारत की तरफ वो ट्रांसफर हो गए। तो इस प्रकार का रीजनल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट बेसिकली जो एक्सेस टू क्लीन एनर्जी है वो प्रदान किए जा सके। और बात करते हैं इंडिया एनर्जी कॉपरेशन विथ अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो बेसिकली भारत ऐसा नहीं है कि ये कॉपरेशन पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी भारत ने विभिन्न साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कॉपरेशन किए हैं एनर्जी सेक्टर में, लेकिन याद रहे कि ये सारे के सारे कॉपरेशन कहीं ना कहीं बायलैटरल लेवल पर थे, या फिर कुछ मोर देन 2 कंट्रीज भी उसमें शामिल थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि भारत की जो ये जो बायलैटरल एनर्जी कॉपरेशन वाली पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सफल रही है, पार्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो जहाँ पर बायलैटरल एनर्जी कॉपरेशन सक्सेसफुल रही है, आप देख सकते हो। और इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर रहा है प्राइमरी एनर्जी का इन द साउथ एशियन रीजन, एंड ये याद रख सकते हो। और ये आप देख सकते हो कंक्रीट प्रोग्रेस एंड मल्टीपल क्रॉस बॉर्डर एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सो दैट बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है भारत की वो फुलफिल हो सके। और ये आप देख सकते हो इंडिया और भूटान के बीच अगर बात करें तो इंडिया ने टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए थे भूटान को, सो दैट वो हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट कर सके। और अब जो है भारत अब जो है भूटान अप्रोक्स आप देख सकते हो 1000 से 1200 मेगावाट सरप्लस पावर भारत को प्रदान करता है। और ये कोई आपका पोल्यूटिंग प्लांट नहीं है, ये आप कह सकते हो कि इट इज फर्स्ट एवर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बेनिफिट, यानी कि इसके मदद से कहीं ना कहीं हम जो है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसको भी ध्यान में रख रहे हैं कि ये जो है पॉल्यूटिंग ना हो, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस या फिर क्लाइमेट को बेसिकली प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट्स ना हो, ये सब बातें हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए, क्योंकि ये सारे के सारे बायलैटरल एनर्जी एग्रीमेंट के तहत हुए हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर विच 100 मेगावाट पावर ये जो है एक्सपोर्ट किए जाएंगे बांग्लादेश को, तो ये बांग्लादेश के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करें तो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स विथ एन एग्रीगेटेड यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मेगावाट वो जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे नेपाल में विथ एन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। और ये जो 2 कंट्रीज है यानी कि इंडिया और नेपाल, इन्होंने बेसिकली 1.04 बिलियन US$ का बेसिकली एग्रीमेंट भी साइन किया था, अंडर विच 900 मेगावाट प्लांट ये बिल्ड किए जाएंगे ऑन द अरुण रिवर। और LNG के सेक्टर में देखें तो लार्ज LNG फैसिलिटी बे ऑफ बंगाल कोस्ट के ऊपर अभी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आपके इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सब का भी पार्टिसिपेशन होगा।
और ऑलरेडी वी हैव न्यू एनर्जी LNG टर्मिनल्स एट हल्दिया एंड धामरा जो डेवलप किए जा रहे हैं। तो बेसिकली अब बात करते हैं मेजर अपॉर्चुनिटी जो भारत के लिए हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि वाटर मैनेजमेंट, यानी कि अभी अगर नेपाल के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को देखा जाए तो 60 गीगावाट है, लेकिन अगर नेपाल यूज कितना कर रहा है तो 2% से भी कम। तो अगर को डेवलपमेंट किए जाते हैं, यानी कि भारत भी अगर डेवलपमेंट करना चाहे नेपाल का वाया मेकिंग स्टोरेज डैम्स, तो ये एक तो आपकी नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एज वेल एज इनकम एंड रेवेन्यू। अगर वो नेपाल एक्सपोर्ट करता है एक्सेस पावर का तो वो तो रेवेन्यू जनरेशन का भी एक जरिया होगा। और इंडिया जो है वन ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री जो कहते हैं, तो मार्केट भी नेपाल को मिल जाएगा, एलोंग विद नेपाल को रेवेन्यू भी प्राप्त होंगी, एलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी भी नेपाल को प्राप्त होंगी। फॉर इंस्टेंस ये जो आपका प्रपोज्ड सप्त कोसी और सन कोसी प्रोजेक्ट है कोसी रिवर के ऊपर, इट विल जनरेट हाइड्रो पावर एज वेल एज प्रिवेंट फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन इंडिया, है ना। जैसे आपके पता भी है कि अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं तो यानी कि आर्टिफिशियल डैम बनाए जाएंगे, जिसके कारण अगर भविष्य में हो सकता है एक्सेस रेनफॉल हो गई तो फ्लडिंग को रोका जा सकता है इन द लोअर रिप्रेजेंट एरिया जो उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एज वेल एज इट विल प्रोवाइड इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन बोथ द कंट्रीज, इनेबल इनलैंड नेविगेशन चैनल एंड डायरेक्ट सी पोर्ट कनेक्टिविटी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भारत के ही ऊपर कहीं ना कहीं नेपाल अपने ओशियनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नेपाल को आपको पता है कोई कोस्टल कंट्री तो है नहीं। तो पोर्ट कनेक्टिविटी भी बूस्ट हो सकेंगे फ्रॉम नेपाल टू कोलकाता एंड जनरेट लार्ज स्पिन ऑफ इन लाइवलीहुड्स इन बोथ कंट्री। एलोंग विथ आप देख सकते हो कि बेसिकली हाँ ये देखो आप कहाँ गया, enhancing the share of renewable electricity. Sri Lanka currently relies on imported fossil fuels and domestic hydro power, और बेसिकली श्रीलंका का ये भी प्लान है कि वो 100% इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल के माध्यम से करे बाय 2050। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है टू डेवलप यूटिलिटी स्केल विंड एंड सोलर फॉर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब बातें हैं, लेकिन कुछ लेकुनाज भी है, कुछ कमियां भी है, जिसके कारण साउथ एशिया कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में सफल नहीं हो पा रहा है। तो क्या लेकुना है, तो आप देख सकते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ कि भारत में वैसे तो कोल एबंडेंट है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में ही, लेकिन भविष्य में क्या ये कोल यूज किए जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये पॉल्यूटिंग इफेक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट करती है सोसाइटी पर थ्रू माइनिंग इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी। तो दैट्स वाई इस प्रकार की कांस्टेंट आ रही हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो कंपैरेटिवली क्लीनर हाइड्रोकार्बन है, बट सप्लाई जो है वो परमानेंटली तो रहने वाली नहीं है पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश ये सब रीजन में। दैट्स वाई ये रिसोर्स कंस्टेंट है हमारी, तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं साउथ एशिया एनर्जी कॉर्पोरेशन में चुनौतियां आ जाती है। तो इन प्रकार की गैप्स को हैंडल करने की जरूरत है। और जो दूसरा गैप आप देख सकते हैं मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना, क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट अगर लाने हैं तो काफी ह्यूज फंड्स की जरूरत होती है टू डेवलप द नेसेसरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए मेजर चैलेंज टू इनहांस एनर्जी सिक्योरिटी इन द रीजन। बहुत सारे बेसिकली ग्राउंड वर्क करने होते हैं, आपको ही पता है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज a state-centered approach towards energy security, which is primarily based on government-to-government interactions and the use of public sector enterprises, क्योंकि प्राइवेट को बेसिकली ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता है इन सब सेक्टर में। दैट्स वाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाती है हमारी। along with lack of diversification of fuel basket, क्या मतलब हुआ ये लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्यूल बास्केट? तो बेसिकली ये जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है, बेसिकली इनमें डोमिनेंस है सिंगल फ्यूल यूज करने का इन द एनर्जी मिक्स अक्रॉस ऑल सार्क नेशन। यानी कि लेट्स से कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैवीली डिपेंडेंट है कोल पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट है गैस पर, भूटान और नेपाल डोमिनेंट है हाइड्रो बेस्ड एनर्जी जनरेटर पर। तो ये जो ओवर रिलायंस है सिंगल फ्यूल सोर्स के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रीज को वल्नरेबल टू डिसरप्शंस बनाता है, क्योंकि भविष्य में हो सकते हैं कि मार्केट डिसरप्शंस हो गए, ऑयल नहीं मिल रहे, जैसे आज प्रेजेंट डे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार के मार्केट डिसरप्शंस हो गए, टेक्नोलॉजिकल फेल्यूर हो गए। तो इस प्रकार के सिंगल
फ्यूल सोर्स पर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बेसिकली प्रभावित करती है एनर्जी कॉर्पोरेशन में। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें फ्यूल बास्केट का, सो दैट अगर एक एनर्जी क्राइसिस भी हुआ तो जो अन्य सोर्सेस हैं एनर्जी के वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह सके। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि हमारे सोर्स जो है वो डाइवर्स रहे, हमारे जो सप्लाई चेन जो है वो वाइडन रहे, वो सिंगल कंट्री पर या सिंगल फ्यूल पर डिपेंडेंट ना रहे। Along with limited focus on renewable energy, आप देख सकते हो despite abundant renewable sources available across the region, they has not been efficiently tapped। और अफगानिस्तान में देख सकते हैं abundant renewable resources हैं which if exploited fully could help reduce supply gaps। तो ये बात है। along with slow progress on regional and multilateral project, ये सब तो बातें हैं, ये सब सिंपली आपके हैं। कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि साउथ एशियन नेशन बेसिकली उन्हें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देखने की जरूरत है और उनके पास वेरियस एनर्जी सेक्टर्स एंड मस्ट कम टुगेदर टू बेनिफिट ईच अदर वाया ट्रेड रिंग। India must lead by facilitating financing, developing harmonized technical regulations, developing professional networks and enhancing regional business opportunity। तो इन सब पर फोकस भारत को करना ही है। साथ ही साथ ग्रेटर कॉपरेशन अगर भारत करता है विद द साउथ एशियन रीजन्स इन प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस टू नेबरिंग कंट्रीज विल आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड पीस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन डेफिनेटली। अगर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो वो भी बढ़ने के संभावनाएं होती हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज बेसिकली इंडिया ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। तो बेसिकली जानेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली व्हाई इट इज इन न्यूज, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया है ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू सॉलिसिट पब्लिक कमेंट्स। तो बेसिकली जब कोई प्रपोजल ड्राफ्ट स्टेज में होता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जिस टॉपिक पर आया है वो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, तो हमें उस टॉपिक पर बेसिकली फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जानो कि आर्कटिक रीजन किसे कहते हैं। तो आर्कटिक रीजन आपको ही पता है, अगर हम अर्थ को डिमार्केट करते हैं तो देयर इज ए इक्वेटर, देयर इज ए बेसिकली उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, उसके बाद आपका ये आपका आर्कटिक सर्कल आता है। तो बेसिकली द रीजन विच लाइज एबव द आर्कटिक सर्कल उसको आप आर्कटिक रीजन कहते हो। इसमें कुछ देश आते हैं, कुछ देश वो भी हैं जो आर्कटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको आर्कटिक ओशियन से शेयर करने वाले जो नेशन है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आर्कटिक काउंसिल है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए आर्कटिक रीजन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं आर्कटिक रीजन की, तो ये तो आपका टेक्निकल डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है तो रखिए, लेकिन सिंपली याद रख सकते हो। इट इज ए रीजन बेसिकली नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड जो आपका लैटिट्यूड कह सकते हो तो नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 66 डिग्री एंड 34 मिनट नॉर्थ, इसमें आपका आर्कटिक ओशियन आ जाते हैं विथ नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर। ये डेफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और मच ऑफ दिस ओशियन यानी कि आर्कटिक ओशियन, ये रट लो। ये जो आर्कटिक ओशियन होते हैं ये बेसिकली कौन कौन से स्टेट या नेशन को कवर करती है, ये रटना है आपको। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा, डेनमार्क जो कि आपका ग्रीनलैंड वाला एरिया है उसे कवर करता है। नॉर्वे, रशिया, यूएसए आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ये आप देख सकते हो ये कनाडा आर्कटिक ओशियन को सराउंड कर रहा है। ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क की ही टेरिटरी है बेसिकली। ये है आपका यूएस का अलास्का, ये है आपका रशिया, ये देख लो आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, है ना। तो ये तीन ही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो सराउंड करते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड द वन इज आइसलैंड। तो ये 8 नेशन हो गए। तो इसका मतलब ये जो आर्कटिक काउंसिल होंगे इसमें 8 सदस्य देश होंगे, क्योंकि ये ही तो सराउंड कर रहे हैं आर्कटिक ओशियन को। तो ये हो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं आर्कटिक काउंसिल के, जिसके बारे में मैंने बात कहा। तो आर्कटिक काउंसिल की बात करते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम बेसिकली फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन।
है ना। और इट वाज सेट अप विद ट्विन मैंडेट, आप देख सकते हैं ये ट्विन मैंडेट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद ये रखना है कि आर्कटिक काउंसिल डज नॉट डील्स की बेसिकली यहाँ पर रिसोर्स एक्सप्लॉइट होंगे या नहीं होंगे, ये डील नहीं करता है। जनरल बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बेसिकली इस रीजन का, सो दैट हार्म ना पहुंचे, इस इश्यूज के टॉपिक पर ये डील करता है। एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर स्टेट, जिसके बारे में मैंने बात किया, अलॉन्ग विथ वी हैव ऑब्जर्वर्स एज वेल। और इंडिया के बारे में ये याद रखना है कि इंडिया मेंबर तो वैसे है ही नहीं, तो इंडिया जो है ऑब्जर्वर नेशन 2013 में बना था। और 8 मेंबर स्टेट आप देख सकते हो कौन कौन से, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और ये सब आपके मैंने अभी बताया भी, ये मैप में भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली बात करते हैं मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए आपको सिग्निफिकेंस याद रखना है। सिग्निफिकेंस बेसिकली आप माइंड मैप के रूप में याद रखो। जैसे इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो आपको पता होंगे कि ये जो आपके आर्कटिक क्लाइमेट होते हैं, जो काफी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हो, वो इट इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक, ओशियोनोग्राफिक एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, क्योंकि ये सब जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड। तो अगर ये इम्पैक्ट करते हैं होल वर्ल्ड को, तो कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। इनको सस्टेनेबल वे में बेसिकली हैंडल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलोंग विथ अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्कटिक रीजन आप देख सकते हो होम टू एक्सटेंसिव biodiversity of more than 21,000 known species providing essential services and value to the people। तो वही बात है, अगर हम इम्पैक्ट अगर क्लाइमेट चेंज का स्टडी करना चाहे आर्कटिक में, इट कैन ऑल्सो बेसिकली इम्प्रूव द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, यानी कि स्टडी अगर बेहतर होती है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इनके ऊपर, तो हम बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कंजर्विंग द आर्कटिक और सेविंग द आर्कटिक बट ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, है ना। तो ये सब बातें कही गई थी। और बेसिकली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का पता इस बात से लगा सकते हो कि एज पर एस्टिमेट्स आर्कटिक रीजन होल्ड्स एन एस्टिमेटेड 22% ऑफ द अर्थ्स वाले नेचुरल गैस रिसोर्सेज एंड इंडिया हैज इंटरेस्ट इन आर्कटिक रिच मिनरल्स, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं मिनरल्स की जरूरत है, क्योंकि भारत को जरूरत है, एंड ऑयल एंड गैस रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंस आपका समझ सकते हैं। अलॉन्ग विथ न्यू सी रूट्स बेसिकली ओपन हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो आपका आर्कटिक रीजन है, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो सी है, वाटर बॉडीज है, वो परमाफ्रोस्ट रीजन में है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आर्कटिक आइस मेल्ट करेंगे, नए सी रूट बेसिकली ओपन हो जाएंगे, एंड इट विल बी नेविगेबल फॉर लॉन्गर पीरियड, और कहीं ना कहीं इट कैन ड्रास्टिकली चेंज इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग। और सबसे बड़ा फायदा जो इस न्यू सी रूट को ओपन होने से होगा, वो किसे होगा, तो सबसे बड़ा फायदा तो रशिया को होगा, क्योंकि रशिया इसी इंतजार में कि कब ये आर्कटिक मेल्टिंग हो, कब हमारे लिए नया दरवाजा खुले ट्रेड के लिए, एज वेल एज ये जो आपके रिसोर्सेस हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो आर्कटिक का मेजोरिटी ऑफ द रीजन जो है वो रशिया का ही तो है। एलोंग विथ न्यू फिशिंग ग्राउंड्स हो सकते हैं, ये तो आपको भी पता है कि जब सी आइस डिक्लाइन करेंगे तो ये फिशिंग जोन इमर्ज हो सकते हैं। एलोंग विथ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के रूप में अगर देखा जाए, वो इसीलिए क्योंकि ये जो है इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो इट इज लोकेटेड बिटवीन 3 कॉन्टिनेंट, दैट इज अमेरिका, यूरोप, एशिया, विच ऑफर्स शॉर्ट ट्रेड डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये न्यू सी रूट बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ट्रेड डिस्टेंसेस की, तो वो कम हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। सो ये सब कुछ है। तो ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल विद इन द आर्कटिक बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो साथ ही साथ एक कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं ऑफ अ स्क्रैम्बल फॉर द आर्कटिक, क्योंकि आने वाले समय में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो मैंने बताया कि रिसोर्स पोटेंशियल आर्कटिक रीजन में काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आर्कटिक रिसर्च बेसिकली कैन एनहांस द कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ इंडिया, और दिस स्टडी विल हेल्प इन स्टडिंग द मेल्टिंग रेट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए भी आर्कटिक रीजन भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें इंडिया और आर्कटिक
के हिस्टोरिकल रिलेशंस की, कि भारत ने कब से बेसिकली आर्कटिक रीजन में इंटरेस्ट जग जाहिर किया, तो आप देख सकते हो 1920 से शुरुआत करते हैं, जब स्वालबर्ड ट्रीटी पेरिस में भारत ने साइन किया था। और 1920 याद करो, ये वो फेज है जब भारत अंग्रेजों के गुलाम थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटी है वो अंग्रेज काल में साइन हुई थी। और फिर 2007 की बात करें तो आप देख सकते हो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर्कटिक में भारत ने किया था। अलॉन्ग विथ 2008 में भारत ने रिसर्च बेस हिमाद्री इसे स्टैब्लिश किया था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज लोकेटेड इन न्यू एल्संड स्वालबर्ड विच इज प्रेजेंट इन नॉर्वे। और अलॉन्ग विथ ये आपका 2014 में डिप्लॉयड इंड आर्क विच वाज ए मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी इन कॉन्ग्स जॉर्डन। 2016 में आप देख सकते हो ग्रेवेडेड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी सेटअप किए गए थे न्यू एल्सुन स्वालबर्ड, वही जो आपका रिसर्च बेस हिमाद्री सेटअप किया गया था। तो ये इंडिया और आर्कटिक के हिस्टोरिकल बेसिकली लिंकेजेस के ट्रेंड है। इस प्रकार से भारत ने आर्कटिक की तरफ इंटरेस्ट जग जाहिर किया है। और ये जो आप देख सकते हो ड्राफ्ट पॉलिसी सीक्स टू अचीव इंडिया आर्कटिक मिशन दैट एम्स टू, क्या क्या भारत बेसिकली आर्कटिक मिशन से हासिल करना चाहता है, तो बेसिकली कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल एफर्ट सो दैट ह्यूमन काइंड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा सके ऑफ द आर्कटिक रीजन एज मच, जितना इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकेगा, है ना, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट टू द आर्कटिक काउंसिल। साथ ही साथ इनहांस सस्टेनेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द आर्कटिक along with strengthening efforts against global warming। ये सब कुछ जनरल बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड एम्स है। और ये आप देख सकते हो हार्मोनाइज पोलर रिसर्च विद द थर्ड पोल, और थर्ड पोल आपको पता है हिमालयज को ही कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हिमालयज और आर्कटिक रीजन में कहीं ना कहीं कुछ क्लाइमेटिक सिमिलरिटीज हैं, ये भी आपको पता होंगे। और ये देख लो फॉर अचीविंग इंडियाज आर्कटिक मिशन पॉलिसी विल रेस्ट ऑन 5 पिलर्स, तो ये देख सकते हो। और ये जो 5 पिलर्स में आप देख सकते हो साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज, इसके वेरियस कंपोनेंट है। साइंस के सेक्टर में आप देख लो स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग रिसर्च बेस एट हिमाद्री, हार्नेसिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम पोलर रिसर्च, ये सब कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव है, उतने ज्यादा डिटेल्स आपको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट के सेक्टर में आप देख लो इंडिया विल पार्टिसिपेट इन रिसर्च टू प्रिजर्व आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन द आर्कटिक, ये सब एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देख सकते हो expanding the remote sensing capability to the Arctic and engaging with the Arctic country for mutually advantageous sharing of India's resources। ये सब कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव है। और फिर जो आपका सेकंड पिलर है आप देख सकते हो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसके क्या कंपोनेंट है, एनर्जी मिनरल एंड अदर रिसोर्सेस। आपको भी पता है कि ये जो आर्कटिक रीजन है वो रिसोर्स रिच रीजन है, तो इट विल एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रेस्पॉन्सिबल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and minerals from the Arctic. Along with it will encourage participation by the Indian public and private sector entities, along with develop fail-safe seed storage in the cryospheric region, क्योंकि आपको पता है ये आर्कटिक इसीलिए सेफ स्टोरेज माना जाता है सीड के स्टोरेज के लिए, बिकॉज वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट में प्रिजर्वेशन काफी अच्छे से हो सकती है। अलॉन्ग विथ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या बातें कही गई है, इट विल शेयर एक्सपर्टाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडिजीनियस एंड अदर कम्युनिटीज विद आर्कटिक स्टेट। तो ये जो जनरल बेसिकली बातें हैं, पार्टिसिपेशन इन सस्टेनेबल टूरिज्म इन आर्कटिक, ये सब जनरल बातें हैं और ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इट विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विद द यूनिफाइड डीप वाटर सिस्टम, और फिर फर्दर एक्सटेंशन टू आर्कटिक भी करा जाएगा। और जो गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन के जो पिलर है आप देख सकते हैं, इट विल अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ एंड इन पार्टिकुलर ये जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज है, इन सबको बेसिकली अपहोल्ड किया जाएगा, इंक्लूडिंग द राइट्स एंड फ्रीडम्स कंटेन्ड देयरइन, और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल ट्रीटी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द आर्कटिक। फिर आप देख सकते हो देयर इज नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किए गए हैं। इसके तहत एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी अवेयरनेस फॉर द आर्कटिक रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च बाय स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। ये याद रखना होगा आपको, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च के बारे में कुछ डिटेल्स आप इसे तैयार जरूर कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए।
प्रमोट डोमेस्टिक साइंटिफिक रिसर्च कैपेसिटीज बाय एक्सपेंडिंग प्रोग्राम्स, ये सब बातें हैं। पुट इन प्लेस आर्कटिक रिलेटेड प्रोग्राम सो दैट मिनरल या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन किए जा सके इन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स along with expand a student program on the blue bioeconomy of the Arctic और build a wide range of institutional base of Arctic maritime legal environmental and governance इससे। तो ये सब कुछ जनरल बातें बेसिकली आपको 250 वर्ड में आर्कटिक रीजन के सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है और भारत बेसिकली क्या चैलेंज फेस कर सकता है ये आप समझ सकते हो। इतने तैयार करने हैं, इतने बड़े बड़े डिटेल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आर्कटिक काउंसिल बताया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे रटना होगा आपको। और यहाँ आप देख सकते हो वेरियस ग्लोबल इनिशिएटिव जो आर्कटिक के लिए लिए गए हैं। देयर इज ए आर्कटिक कंटेमिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम जो बेसिकली वर्क करती है टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिस्क इन द आर्कटिक। फिर देयर इज आर्कटिक इकोनॉमिक काउंसिल जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच फैसिलिटेट्स आर्कटिक बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर देयर इज ए आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम और बेसिकली इट इज वन ऑफ द 6 वर्किंग ग्रुप ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ये याद रख सकते हो, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली जो आर्कटिक काउंसिल है इसके 6 वर्किंग ग्रुप में से एक पार्ट ये भी है। आर्कटिक माइग्रेटिव बर्ड इनिशिएटिव है, आर्कटिक मैराइन टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसके तहत एनालाइज एंड प्रमोट किए जाएंगे सस्टेनेबल टूरिज्म अक्रॉस द सर्कमपोलर आर्कटिक। तो ये बेसिक आपको याद रखने चाहिए। तो मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के लिए आपको आर्कटिक काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए और मेंस में बेसिकली आर्कटिक रीजन का तो सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक रीजन का ये जरूर पता होना चाहिए, है ना। भारत क्यों इतना स्टेक आर्कटिक रीजन में दिखा रहा है ये जरूर पता होना चाहिए। तो बेसिकली ड्राफ्ट पॉलिसी से आप कुछ पॉइंटर यूज कर सकते हो बेसिकली अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सब जो आपके पिलर्स हैं वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट G7। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और भारत के संदर्भ में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी विल डिस्कस दिस। तो बेसिकली आपको हर डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली नॉलेज आपके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कंटेंट जान लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टू अटेंड द G7 समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन जून 2021। तो बेसिकली ये कंटेक्स्ट है, हमें जानना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि भाई साहब इंडिया G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को इनवाइट किए गए हैं। और ये याद रखना है कि इंडिया ने 2019 में भी पार्टिसिपेट किया था G7 समिट में जो बायरिट्ज यानी कि बायरिट्ज में हुए थे ऑन द इनविटेशन ऑफ फ्रांस। तो कंट्री के नाम याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका G7 का 2019 समिट का लोकेशन बिटवीन बायरेट। अब बात करते हैं G7 के बेसिक के बारे में। आपको भी पता है G7 इज ए ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी जिसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। तो यस, इन देशों के नाम आपको बढ़िया से पता हो तो बढ़िया बात है। और जो रशिया है, रशिया भी एक समय मेंबर हुआ करता था और रशिया ने मेंबरशिप बेसिकली 1998 में हासिल की थी, लेकिन 2014 में आफ्टर रशिया एनेक्स द क्रीमिया मेंबरशिप उनसे छीन ली गई थी। अदरवाइज ये G7 नहीं बल्कि G8 हुआ करता था। और ये आपको रटने हैं प्रीलिम्स के लिए कि देयर इज नो फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप बट द पार्टिसिपेंट्स आर ऑल डेवलप्ड डेमोक्रेसी। और क्या टॉपिक पर ये G7 नेशन से डिस्कस करते हैं? तो बेसिकली टू डिस्कस इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। तो ये सब ब्रॉडर जो ग्लोबल डायमेंशन है ये इन पर डिस्कशन होता है। लेकिन हाँ, अब मेंस के लिए आपको ये डाटा याद रखना है कि अगर हम एग्रीगेट जीडीपी देखें G7 मेंबर स्टेट का तो मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड एंड बेसिकली आप समझ सकते हो। और अगर हम 30 साल पहले चल जाए तो ये जो आपका जीडीपी का शेयर इन G7 सदस्यों का हुआ करता था वो 70% होता था। क्योंकि अब बहुत सारे देश जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पथ पर चल रहे हैं, चाहे वो भारत ले लो, आप बांग्लादेश ले लो या फिर ये जो आपका चाइना है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट्स वाई ये जो शेयर
जीडीपी का G7 मेंबर्स का वो घटा है, अगर हम प्रेजेंट डे बात करें तो। मीन्स के लिए आपको यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ G7 टू इंडिया। तो आप समझ सकते हो वॉइस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर भारत को अगर मेंबरशिप मिल जाती है, भारत को एक प्रकार से अपनी आवाज रीच करने का मौका मिल जाता है, तो डेफिनेटली जो फर्दर सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट जो है भारत की वो बूस्ट हो सकती है, स्पेशली न्यूक्लियर क्लब मेंबरशिप पाने की बात हो या फिर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म करने की बात हो, है ना। तो बेसिकली जो अन्य सिग्निफिकेंस है आप देख सकते हो, एलाइज अगेंस्ट चाइना, मैंने बोला कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना के बिना मन लगने वाला है नहीं, चाइना को आपको टपकाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो प्रपोजल है एक्सपेंशन ऑफ G7, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को शामिल करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है दिस विल शेप एन एंटी चाइना अलायंस। तो डेफिनेटली इसकी मदद से एजर्टिव डिप्लोमेसी जो चाइनीज कर रहा है उसको चेक एंड बैलेंस करने में मदद करेंगी। और बेसिकली ये जो अगर G7+3 होता है तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि जो न्यू वर्जन होगा G7 का अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, तो डेफिनेटली इट विल चैलेंज द चाइना। और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं यूएस का जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक, और क्वाड मेंबर आप देख सकते हैं इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विद इन G7, तो इससे सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगी एलोंग विद इकोनॉमी एंड ट्रेड। ये तो है ही है, क्योंकि जो कोविड-19 हुए हैं उसके कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट हुआ है, सो उसको रिवाइव करने में कहीं ना कहीं G7 देशों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। भारत की खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस ट्रैक पर लाने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। अलॉन्ग विथ इट इज ए फोरम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो एक्सटेंडेड G7 है विद इंक्लूजन ऑफ इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इट विल एक्ट एज एन क्रेडिबल फोरम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि D10 कंट्रीज फॉर फ्री एंड रूल बेस्ड। अब बात करते हैं कुछ चैलेंज भी होंगे। क्या चैलेंज है बेसिकली, तो आप समझ सकते हो कि देयर इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G20, और G20 बेसिकली देखा जाता है इसे एन अल्टरनेटिव फोरम टू G7। तो बेसिकली इट कैन अफेक्ट टू मेंटेन द इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ G7। और आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज इंडिया खुद एक G20 का सदस्य है, और कहीं ना कहीं ये जो G7 और G20 के जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा कंट्राडिक्टिंग है, यानी कि दोनों के जो गोल्स हैं वो बेसिकली मैच नहीं खाते। फॉर एग्जांपल G20 चाहता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा फिक्स करें, G7 चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा हमारे द्वारा फिक्स हो, तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो भारत को यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। और यूएस हेजेमनी आप समझ सकते हो, इंटरनली बाहर से तो दिखता है कि G7 में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पता चलता है कि इंटरनली यूएस का हेजेमनी है ना। यूएस जब चाहता है डिसएग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है। और आप देख सकते हो मोर रिसेंटली व्हेन यूएस क्लैश्ड विद अदर मेंबर्स ओवर द टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड यूएस विथड्रॉल फ्रॉम द climate change agreement without the permission of, without taking cognizance of these countries। और नॉन इंक्लूसिव कैसे, बिकॉज नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एन अमेरिकन, रशियन और मिडिल ईस्टर्न नेशन एंड कंप्लीटली आउटडेटेड एंड नॉन इंक्लूसिव। एलोंग विथ री इंक्लूजन ऑफ रशिया की बात चल रही है, क्योंकि जो प्रपोजल है टू री एडमिट रशिया इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम अदर G7 मेंबर्स, बिकॉज रशिया इज सीन एज एन एलाई ऑफ चाइना, जो यूएसए को पसंद नहीं आएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप समझ सकते हो जो प्रपोज्ड एक्सपेंशन है, मे आल्सो हैव G7 टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन देन करंट G7, और सब्सिक्वेंटली एक इक्वल प्लेटफॉर्म एट ग्लोबल लेवल तैयार हो सकेंगे। व्हाइल इंडिया नीड्स टू बी मोर कॉशियस एंड प्रैग्मेटिक इन रिलेशन विद G7 विदाउट हैम्परिंग इट्स एग्जिस्टिंग रिलेशन विद रशिया प्लस G20 मेंबर नेशंस एंड द एजेंडा। सो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या याद रखने हैं। Let's move to the topic number 7. It is on Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). तो बेसिकली why it is in news? तो UN Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons basically entered into force on 22nd January 2021. That's why it is news. तो हम जानेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे डिटेल्स जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये TPNW के बेसिक के बारे में जानना चाहिए
ये जो आपका यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 2017 में, और because of the effort that was led by the international campaign to abolish nuclear weapon, that is ICAN। ये आपको रटने होने चाहिए कि ये जो ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आई है, यूएन ने ये जो ट्रीटी अडॉप्ट करी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ ICAN। और जब हम ICAN की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल कोलिशन है ऑफ एनजीओ रनिंग द कैंपेन टू एडवोकेट यूनाइटेड नेशन वेपन बैन ट्रीटी, और ये बेसिकली इन अबाउट 100 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। और ICAN ऑल्सो रिसीव्ड द 2017 नोबेल पीस प्राइज ड्यू टू दिस एफर्ट। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। और आपको ही पता है कि बेसिकली जब भी कोई एग्रीमेंट आता है या कन्वेंशन आता है तो उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए रेटिफिकेशन बाय मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जरूरत होती है। तो जब ये एग्रीमेंट रेटिफाई करने के लिए ओपन किया गया था तो बेसिकली जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीज थे वो 50 थे। तो अल्टीमेटली जब ये 50th मेंबर ने रेटिफाई कर दिया तो ये बेसिकली इन्फोर्सेबल के कैटेगरी में आ गया। आप देख सकते हो TPNW गॉट इट्स फर्स्ट 50th रेटिफिकेशन विथ हॉन्डुरस साइनिंग 18 अक्टूबर 2020। तो प्रीलिम्स के लिए आपको हॉन्डुरस का लोकेशन पता होना चाहिए। अलोंग विथ हॉन्डुरस ही वो राष्ट्र है जिसके साइन करने के बाद, जिसे रेटिफिकेशन करने के बाद ये ट्रीटी आई है, ये याद रखना है आपको। और ये फिर याद रखने कि एट प्रेजेंट 86 मेंबर स्टेट्स हैव साइंड द ट्रीटी एंड 51 ऑफ देम रेटिफाइड इट, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो आपको पता होना चाहिए चूंकि ये न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है, तो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जो न्यूक्लियर वेपन पोजेसर है, इन्होंने तो बेसिकली रेटिफाई ही नहीं किया, न साइन किया और सपोर्ट ही नहीं करते हैं बेसिकली। और बेसिकली आपको क्या याद रखने हैं इस ट्रीटी के बारे में, क्योंकि इस ट्रीटी के बारे में आपको मेंस के लिए भी पूछ सकती है। तो जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने रेटिफाई किया इस ट्रीटी को, उन्हें लीगली बाइंडिंग होगा फॉर द स्टेट्स टू, आप देख सकते हो, यानी कि जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने रेटिफाई किया उनके ऊपर तो ये जो प्रोविजन है लीगली बाइंडिंग है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इस ट्रीटी के स्टेट पार्टीज पर बाइंडिंग हो गए आप देख सकते हो। TPNW विल प्रोहिबिट स्टेट टू पार्टीज टू डेवलप, टेस्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, अदरवाइज एक्वायर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो ये सब जो है स्टेट पार्टीज नहीं करेंगी। अलोंग विथ नो ट्रांसफर टू एनी रिसिपिएंट व्हाटसोएवर न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब है। अलोंग विथ रिसीव द ट्रांसफर ऑफ और कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर वेपन्स एंड यूज और थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब प्रोहिबिटेड है बेसिकली। ये सब जो रेटिफाइड पार्टीज है इन सब को बेसिकली इन सब चीजों से करने से अवॉइड करना है। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, इसे आप भी जान सकते हो। और बेसिकली इट ऑल्सो obliges state parties to provide adequate assistance to individuals affected by the use or testing of the nuclear weapon। अब बात करते हैं मेंस के लिए। बेसिक की बात तो कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स या फिर मेंस आपको आंसर राइटिंग करना है तो कुछ बेसिक के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेसिकली इट क्लोजेज लीगल गैप। तो लीगल गैप क्या है? बेसिकली आपको भी पता होगा 1968 का जो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि NPT ट्रीटी, और ये जो आपका TPNW लाया गया है, तो इसमें इट बेसिकली स्ट्रेंथन द प्रोविजन ऑफ 1968 NPT and provides a framework for countries worldwide to eliminate nuclear weapons by closing the legal gap along with humanitarian consequences होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की सफलता प्राप्त हो जाती है तो डेफिनेटली जो ह्यूमैनिटी को थ्रेट है इस न्यूक्लियर वेपन से वो थ्रेट अवॉइड किए जा सकेंगे। एलोंग विथ विक्टिम असिस्टेंस एंड रेमेडिएशन की भी बात कही गई है। एलोंग विथ मैसेज टू न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, और क्या मैसेज दी जाएंगे? बेसिकली एक ग्लोबल ओपिनियन जनरेट हो सकेगा इस ट्रीटी के माध्यम से अगेंस्ट द एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स विल हेल्प टू एक्सपोज डेंजरस बिलीफ कि जो पोसेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है कैन तो ये जो बिलीफ रखे गए हैं डेवलप कंट्रीज के द्वारा या न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्रीज के द्वारा कि ये जो पोसेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है कैन प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, ये सब धाराशाही हो जाएंगे इस प्रकार की विचारधारा। एलोंग गिव नोटिस टू द एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर दैट दे हैव लॉस्ट द मोरल राइट टू कीप द न्यूक्लियर वेपन। एलोंग विथ इट विल कैटलिस्ट टू यंगर जनरेशन की जो
यंगर जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो आने वाले समय में, जो आने वाले देश के भविष्य होंगे, कि इट विल फेवर की डीलेजिटिमाइजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिसोसिएट द यंगर्स फ्रॉम एनी एक्टिविटीज अराइजिंग असिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन। तो बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस टू द ट्रीटी? तो चैलेंजेस है ही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कुछ देश होते हैं, जैसे आप चाइना की डोमिनेंसी को देख लो, या फिर ये जो पाकिस्तान देख लो, जब तक ये सब राष्ट्र धरती पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत जैसे जो देश है उनको इस प्रकार के, या फिर जो यूएस है अपनी हेजोमनी बनाए रखने के लिए वो सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये वेपन तो एक्वायर करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जो नेटो मेंबर्स स्टेट है एंड अदर पावरफुल एंड वेल्थी कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया have stayed out of the treaty mentioning reason of national security definitely। साथ ही साथ नॉन एफिकेसी बिकॉज नॉन ऑफ द करंट 9 आर्म्ड स्टेट, जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आ जाते हैं, इन्होंने ना ही सपोर्ट किया है ना ही साइन किया है। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि कुछ कंट्रीज आर्गुमेंट करते हैं फॉर नॉट ज्वाइनिंग द ट्रीटी बेसिकली टेक्निकल ग्राउंड पे, बिकॉज एज दे लैक द क्लैरिटी अबाउट द टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन द ट्रीटी कवर। ये सब बेसिक है। तो कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली ये जो आपका एग्रीमेंट है, ये जो ट्रीटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, ठीक है, ऑन द पाथ टुवर्ड्स ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, बट इट नीड्स मोर टू बी डन विद न्यूक्लियर वेपन लाइक द वर्ल्ड हैज एग्रीड टू बैन द अदर हाईली डेंजरस वेपन, चाहे वो लैंड माइन्स हो, क्लस्टर म्यूटेशंस हो, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स हो। तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो न्यूक्लियर आर्म्ड ऑनर है सबसे पहले तो उसे ही राजी करने हैं आपको। और जो ये प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, जो अन्य न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी है, सबसे पहली बात तो एनपीटी 1968 में आई थी, एंड इट एम्ड एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी, also prohibits acquisition of nuclear weapons by non nuclear state। याद रखना ये P5 मेंबर को एक्सेप्शन देता है ना, यानी कि P5 मेंबर्स पोजेस कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। दैट्स व्हाई दिस एनपीटी ट्रीटी वाज डिस्क्रिमिनेटरी, और इंडिया ने रिजेक्ट किया था इसे साइन करने से। और बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स बाइंडिंग कमिटमेंट इन मल्टीलेटरल ट्रीटी टू गोल ऑफ डिसआर्मामेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और बेसिकली इट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। याद रखना है, इट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की जा रही है तो वो ठीक है। एंड इक्वल एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल स्टेट पार्टीज वाइल सेफगार्ड्स प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ फिसाइल मटेरियल फॉर वेपन यूज। और ये याद रखना है, इजराइल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इन्होंने कभी भी साइन नहीं किया है, और नॉर्थ कोरिया जो है इस ट्रीटी से 2003 में विद्रोह कर लिया था। और जो दूसरा ट्रीटी है वो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि सीटीबीटी 1996 में आया था, एंड इट प्रोहिबिट्स, याद रखना है, सीटीबीटी प्रोहिबिट्स ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। यूएस, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया दैट हैज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑफ रिसर्च रिएक्टर आर येट टू रेटिफाई, यानी कि सीटीबीटी को भी भारत ने रेटिफाई नहीं किया है। along with 2 India sponsored resolution on nuclear disarmament which was adopted by the United Nations General Assembly, आप देख सकते हो, Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons 1982 and Reducing Nuclear Danger under the Nuclear Weapon Cluster 1989। और बेसिकली क्या याद रखने, हाउ द TPNW, ये जो हाल ही में रेटिफाई किए गए हैं डिफरेंट फ्रॉम एनपीटी। तो बेसिकली ये जो TPNW है प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन्स आउटराइट, यानी कि साफ साफ बोलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स रहने ही नहीं चाहिए धरती पर फॉर ऑल स्टेट पार्टीज इररिस्पेक्टिव वेदर दे पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। वाइल एनपीटी क्या बोलता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है फॉर सेक द ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, इनको छोड़ना पड़ेगा। और TPNW फोकस ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स व्हाइल एनपीटी फोकस ऑन ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर एंड एक्विजिशन ऑफ दिस वेपन। और TPNW complements and supports NPT nuclear disarmament and non-proliferation objective to pursue negotiation on the effective measure for nuclear disarmament। तो बेसिकली ये जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बस एनपीटी के बारे में आप जानो, सीटीबीटी के बारे में जानो, और ये जो 2 इंडिया स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन थे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के which was adopted by UNGA also, that is Convention on Prohibition of the Use of Nuclear Weapons 1982 में and Reducing Nuclear Danger under the Nuclear Weapon Cluster 1989, ये भारत के द्वारा
प्रपोज किए गए थे रिजोल्यूशन, इसके बारे में जानो। और जो ऊपर हमने बता ही दिया है आपको कि क्या याद रखना है, और मेंस के लिए बेसिकली आपको सिग्निफिकेंस और कुछ रोड ब्लॉक्स याद रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कवर हो गई इंटरनेशनल रिलेशंस वाली, और नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।